नमस्कार। रेजोनेंस की तरफ से आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। विक्ट्री सेलिब्रेशन ये कोई प्रोग्राम नहीं, वो एक समय है जिस समय का इंतजार हम किया करते हैं। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पढ़ाई की है, वो माता पिता जिन्होंने उनसे उम्मीद रखी है, और वो तमाम टीचर्स जिनकी मेहनत आज रंग ला रही है, इन सभी के द्वारा इस दिन का बड़ी बेताबी से इंतजार किया जाता है। और आखिर वो दिन आज आ गया जब हमने अपनी शानदार उड़ान को, अपनी परवाज को नई मंजिल तक पहुंचाया है, नए क्षितिज तक पहुंचाया है। सचमुच ये दिन हम सबके लिए बड़ा ही खूबसूरत है। एक ऐसा दिन जो यूं लग रहा है कि सारी ख्वाहिशें जैसे आज पूरी हो रही हो। सचमुच सारी खुशियां जैसे एकाकार हो रही हो। यूं लग रहा हो कि वक्त आज जैसे हमारा अपना हो। मन में न जाने कितने इंद्रधनुष, वो सैकड़ों इंद्रधनुष सफलताओं के रंगों को तराश रहे हैं। ऐसे ही वक्त का हर व्यक्ति, हर इंसान इंतजार किया करता है। लेकिन ऐसे कितने लोग होते हैं जो सही अर्थों में इतनी मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं कि उस शिखर को प्राप्त करते हैं। आईआईटी जेईई में, जेईई में सिलेक्शन होना अपने आप में एक ऐसे ही शिखर को प्राप्त करना है। आप सबने इस बात को एहसास के साथ किया है कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, नजरों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। रेजोनेंस आज अपनी ऐसी ही शानदार यात्रा के साथ निरंतर उन लगातार हर मील के पत्थर के बाद एक नई मंजिल की तरफ आगे बढ़ता हुआ अपनी जवानी की उस दहलीज पर आ पहुंचा है। यह 18वें साल का शानदार सफर जो हर साल कई तरह की सफलताएं इसमें जोड़ देता है। इसमें नए नए आंकड़े जुड़ते हैं, नई नई फिगर्स जुड़ती हैं, नई नई सफलताएं जुड़ती हैं। लोग अचंभित होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं। कई तरह के शोध और रिसर्च का विषय होता है ये शानदार सफलता, क्योंकि देश और दुनिया की प्रेरणादायी प्रतिभाओं के सम्मान का ये बहुत बड़ा अनुष्ठान है दोस्तों। क्योंकि रेजोनेंस केवल एक शब्द नहीं है, ये रगों में दौड़ते हुए उस गर्म खून का नाम है जिससे जिंदगी मुस्कुराती है, सफलताएं खिलखिलाती हैं, कठिनाइयां दम तोड़ती हैं। यह आसमान से भी ऊंचे इरादों का वो दावानल है जिसमें दुर्बलताओं के सारे प्रश्न हवा हो जाते हैं, सफलताओं को आवाज देते हैं। ये दिशाओं को गुंजायमान करता हुआ परिश्रम और प्रयास और परिणाम का वो संगीत है जिसे यहाँ के तमाम उन मेहनत और परिश्रम से जुड़े हुए प्रतिभा संपन्न महानुभावों ने अपनी सांसों से रचा है। इरादों के धड़कते दावानल में सफलताओं की सुनहरी रंगत का नाम है रेजोनेंस। आंधियों के दहशत भरे मंजर में रोशनी के महाकाव्य का नाम है रेजोनेंस। रेजोनेंस सुलगते पत्थरों पर कामयाबी के खुशगवार फूलों का नाम है। और यही है वो शानदार सफर जो आज आप सबको समर्पित किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम को हम विधिवत प्रारंभ करना चाहेंगे मां शारदे के पूजन के माध्यम से। मां शारदे की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ, शारदे पूजन के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करना चाहेंगे। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा रेजोनेंस के प्रबंध निदेशक श्री आर के वर्मा सर। हमारे बीच यहां उपस्थित मैथमेटिक्स विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट श्री आयुष गोयल सर, फिजिक्स विभाग के विभागाध्यक्ष श्री चंद्रशेखर शर्मा सर। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर तशरीफ ले आएं और विधिवत दीप प्रज्वलन के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम का प्रारंभ करें। एक दीप शिखा का प्रज्वलन होना, एक दिया जो अपने आप में किसी पूजा और अर्चना के काम ही नहीं आता, बल्कि दिया खुद अपने आप में ईश्वर का नाम ही होता है। वो स्वयं एक सृष्टि का प्रतीक है, इस संसार के होने का प्रतीक है। दीप
प्रज्वलन के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ करते हुए श्री आर के वर्मा सर, श्री आयुष गोयल सर, श्री चंद्रशेखर शर्मा, दीप प्रज्वलन। मां शारदा की वंदना के साथ आज का ये कार्यक्रम विधिवत प्रारंभ हुआ। एक नन्हे से दिए ने फिर एक बार अपने इस कर्तव्य को पूरा किया।
एक महानतम कर्तव्य जो इस बात को सिद्ध करता है कि सूरज से कह दो वो बेशक अपने घर आराम करे, कि सूरज से कह दो वो बेशक अपने घर आराम करे, चांद सितारे जी भर सोए नहीं किसी का काम करें, अगर अमावस से लड़ने की जिद कोई कर लेता है तो एक जरा सा जुगनू सारा अंधकार हर लेता है। हमारी क्षमताएं बहुत अपरंपार होती, देखना यह होता है कि हम किस तरह से अपने आप को पहचानते हैं, हम कैसे अपने अंदर की यात्रा करते हैं, क्योंकि जीवन में पहल करना हमें सफलता के नजदीक जाने में एक बहुत बड़ा कदम साबित होता है। हमारा उठा हुआ पहला कदम ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। प्रेरणा हम चाहे कहीं से भी प्राप्त करें, लेकिन उसमें अगर हम स्व प्रेरणा यानी कि अपनी प्रेरणा को मिलाकर अगर हम पहल करें तो कोई भी मंजिल ऐसी नहीं जो हम पा नहीं सकें, कोई ऐसा सपना नहीं है जो हम पूरा न कर सकें। जब अपने कर्म में योग्यता का प्रतिशत ज्यादा होता है तो सारे सुखों की संकल्पनाएं धीरे धीरे साकार होने लगती हैं। इसलिए कहा गया है कि रास्ते नहीं मंजिलों को तय करें। जो मंजिलें तय करते हैं वही उन सफलताओं को प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्रकृति के हर कण में कोई ना कोई गुण मौजूद होता है। ऐसा कोई अक्षर नहीं जिससे शब्द न बने, ऐसा कोई स्वर नहीं जिससे संगीत पैदा न होता, ऐसा कोई पौधा नहीं जो मरहम के काम नहीं आए, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें योग्यता न हो। गुणों की खोज में हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे अंदर है, हमारे आसपास है। जरूरत है उन्हें पहचानने की, उन्हें जानने की और उनका पूरा उपयोग करने की। जो ऐसा करता है वही गुणवान कहलाता है, और उन लोगों के लिए ऐसी कोई कठिनाई नहीं जो आसान न हो सके। जीवन की सच्चाई को जो जानते हैं, जो समझते हैं और परखते हैं, वही सफलता के शिखर तक पहुंचते हैं। ऐसी ही सच्चाई को आप सबने पहचाना और जिस तरह से उन गुणों को परखा और उसी कसौटी पर उतरते हुए उन स्वर्णिम रेखाओं को आपने खींचा, आपकी ऐसी ही सफलताओं के अभिनंदन के लिए आज का ये कार्यक्रम सजाया गया है। हम इस मौके पर रेजोनेंस के प्रबंध निदेशक श्री आर के वर्मा सर का अभिनंदन करेंगे, उन्हें विशेष बुके भेंट कर उनका सम्मान करना चाहते हैं। मैं आयोजन समिति के सदस्यों से निवेदन करूंगा वे तशरीफ ले आए, और आर के वर्मा साहब जो रेजोनेंस के संस्थापक हैं, रेजोनेंस जिन्हें हमें दिया, निश्चित रूप से एक ऐसी उपलब्धि हमारे लिए, ऐसा मार्ग, एक ऐसा द्वार जो उन्होंने हमें दिया है, से होकर सफलताओं की हवाएं आती जाती हैं। हम उनका अभिनंदन करें, उन्हें विशेष बुके भेंट कर उनका हम अभिनंदन करना चाहते हैं। आयोजन समिति के सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि वे तशरीफ लाए। आर के वर्मा सर का एक विशेष बुके भेंट करते हुए, गुलदस्ता भेंट करते हुए उस व्यक्तित्व का अभिनंदन करें जो वास्तव में अद्वितीय है, जो अतुलनीय है, जिनकी सफलताएं, जिनका परिश्रम, जिनकी मेहनत, जिनका जज्बा, जिनका हौसला अपने आप के शिखर तक जा पहुंचता है। ऐसे व्यक्तित्व का अभिनंदन करने के लिए बुके भेंट कर उनका विधिवत अभिनंदन होगा, उनका सम्मान होगा। मैं आयोजन समिति के तमाम सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा कि वे पधारें और गुलदस्ता भेंट कर आर के वर्मा सर का अभिनंदन करें, उनका सम्मान करें। बड़ी सहजता से स्वागत को स्वीकार कर लिया है, आपकी भावनाओं को हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। सबकी बड़ी आकांक्षा है कि वे बुके भेंट कर उनका अभिनंदन करें। बहुत बहुत अभिनंदन, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। श्री आयुष गोयल साहब का भी अभिनंदन करें, एचओडी मैथमेटिक्स। श्री चंद्रशेखर शर्मा साहब
HOD फिजिक्स, उनका भी अभिनंदन करें, इनका भी सम्मान करें। ये था सम्मान और अभिनंदन का एक छोटा सा। रेजोनेंस के बारे में सचमुच हम अपने दिल की धड़कनों में जब भी कभी एक स्वर को सुनते हैं, वो कहीं ना कहीं तरंगित होता हुआ एक गूंज के रूप में हमें सुनाई देता है। ये एक ऐसी यात्रा है जिस पर क्षण क्षण मानव गर्व करता है। यह थी एक ऐसी यात्रा, यह हमारे निर्माण की यात्रा थी दोस्तों। इस यात्रा में मार्ग में मिले कभी हमें उत्सव, कभी अवसाद, कभी हर्ष, कभी दर्द, कहीं उत्कर्ष, कहीं संघर्ष, कहीं वेदना, कहीं साधना, कहीं धूप, कहीं छाव, कहीं परवास, कहीं पाव। मगर हम चलते रहे। हर क्षण हवाओं ने दिया दुलार, सूर्य ने दिया आशीष, मौसम ने दिया वरदान, दिशाओं ने दिया हौसला, मस्तिष्क ने दिया फैसला, सितारों ने दिया सौभाग्य, चंद्रमा ने दिया आलोक, नक्षत्रों ने दी आभा और पक्षियों ने दी परवाज, फूलों ने दी खुशबू, दिवस ने दी दस्तक, शाम ने दिया विश्राम, भोर ने दी ऊर्जा, इरादों ने दी आँच, अंतरिक्ष ने दिया विस्तार, धरती ने दी दुआएं, सागर ने दी गहराई, पर्वतों ने दी ऊंचाई, पूर्वजों ने दिया आशीष, माता पिता ने दिया आशीर्वाद, परिजनों ने दिया प्यार, सहयोगियों ने दिया सम्मान, अभिभावकों ने दिया विश्वास और विद्यार्थियों ने दिया संकल्प। हवाओं ने दी हमें प्राणवायु, तब कहीं प्रयासों ने जब दिए परिणाम, तब कहीं जाकर हम बने हैं दोस्तों, वरना यूं ही कोई रेजोनेंस नहीं बन जाता है। सचमुच ये बड़ी मेहनत से, बड़ी परिश्रम से की गई इस यात्रा है। इस यात्रा के अवसर पर इस साल की सफलताओं पर हम नजर डालना चाहते हैं। इस साल हम किस तरह से आगे बढ़े, कैसे साल दर साल निरंतर हमारे कदम हम पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ाते हैं। एक विशेष प्रेजेंटेशन आपके सामने यहां पेश करने के लिए मैं श्री राजेश मालव सर से निवेदन करना चाहूंगा। वे एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके सामने पेश करेंगे कि इस साल में IIT JEE में किस तरह से हमने सफलताएं अर्जित की हैं। आप उन्हें देखें, महसूस करें कि हम लगातार किन मंजिलों की तरफ बढ़ रहे हैं। श्री राजेश मालव सर। माँ शारदे को नमन। गुड मॉर्निंग ऑल। आदरणीय RKB सर, AGL सर, CSS सर, सतीश सर, सभी मेरे कलीग्स, सभी पेरेंट्स और बच्चों का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ जो कि विक्ट्री फंक्शन रेजोनेंस का हो रहा है उसमें। और प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि एक बार आप जोरदार तालियाँ इस बात के लिए बजाएं, और तालियाँ बजाएं तो सबके हाथ दिखने चाहिए। इसलिए तालियां बजाएं क्योंकि ये जो सक्सेस आपने अर्जित की है ये ऑर्डिनरी नहीं है, और इतनी जोर से बजनी चाहिए कि बाहर जो लोग हैं उनको भी गूंज सुनाई दे कि कितना बड़ी सफलता आपने हासिल की है। So presentation is all about the performance in JEE Advanced of Resonance. Resonance एक ऐसा नाम जो आज से 18 साल पहले स्टार्ट हुआ और सीढ़ी दर सीढ़ी, पायदान दर पायदान और विक्ट्री फंक्शंस होते चले जा रहे हैं। और हमारी सफलताओं के जो झंडे हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं विक्ट्री के लोगों में भी, वो हम गाड़ते जा रहे हैं आगे से आगे हर साल। Success isn't about how much asset you make. It's about the difference you make in people's life. That's what Resonance believe. That's what our teacher believe. That's what our MD, Mr. R.K. Verma, believe. Next. So when it comes to success, there are no shortcuts. और आप लोगों ने ये अच्छे से जाना भी है, पहचाना भी है, और आप समझ भी गए होंगे और आगे की लाइफ के लिए
यही मंत्र आप लेकर शायद चलेंगे भी, जो रेजोनेंस ने आपको इन 1, 2, 3 या उससे ज्यादा सालों में यहाँ सिखाया है। नेक्स्ट, यू नो हिम वेरी वेल। यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको मुझे इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत पड़े, सामने जो स्लाइड है आपके, उस व्यक्तित्व से किसी को भी इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत पड़ेगी मुझे? R.K. Verma sir, founder and managing director, head of academics and senior faculty member of physics, and he is B.Tech from IIT Madras, 1994 batch pass out. He is a brilliant teacher and he still teaches. जो students यहाँ बैठे हुए हैं उन सभी को इसके बारे में पता है. Next. So this is our journey, how we have grown in these years. In 2001, we have started at 11th April with IIT JEE as academic division, and then as per the requirement of students and parents, we have grown and we have added the divisions year on year. We have added different division in our kitty, like first division was IIT division, now it is called as JEE Advanced Division, then JEE Main Division, then Medical Division, then PCCP Division, then Commerce Division, Distance Learning Division, Para-Schooling Program Division, Multiple Examination Division. So there are 8 divisions till now we are working on. इस बीच में बाबूजी भी हमारे बीच में है, मैं स्वागत करता हूं बाबूजी का विक्ट्री फंक्शन में, आदरणीय बाबूजी. नेक्स्ट. So these are the teaching methodology which we are following here, जिसकी वजह से बच्चे सफलता को प्राप्त करते हैं और अलग अलग रैंक्स लेकर आते हैं, अलग अलग डिविजन्स में उन्होंने परचम लहराए हैं. We are having regular classes, DPPs, practice booklets, academic team, monitoring of every member, every student's test analysis, their report card, SAPER, contacting to their parents, maintaining their attendance, that is non-academic part, and as well as academic research and development. That's why we are having so much good material with us that almost 40,000 students are connected with us through distance also. Although we are having 55,000 students in classroom, लेकिन फिर भी जो बच्चे हमारे साथ क्लासरूम में नहीं कनेक्ट हो पाते वो डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू भी कनेक्ट होते हैं. R&D टीम उस पर पूरी तरीके से काम करती है. जो बच्चे कोटा में थे उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज, वेलफेयर की फैसिलिटीज भी हम लोगों ने प्रोवाइड की हैं. कोर जो हमारा काम है टीचिंग का, उसके अलावा लाइक हॉस्टल्स हमने प्रोवाइड करने की कोशिश की है बच्चों को. स्पेशल डाउट क्लासेस एंड क्लिनिक क्लासेस, इन हाउस डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, एग्जाम एंड टेस्ट रिपोर्ट्स हम लोग देते हैं. स्पेशल काउंसलिंग सेल्स होती हैं बच्चों के लिए जो कि बच्चों को टाइम टू टाइम गाइड करती रहती हैं, हाउ टू गो फॉरवर्ड, how to do good in the test in their academics. This is our faculty team. As you can see it, we are having more than 20% faculties are from IITs and medical colleges, and other percentages are from other institutes. Postgraduates and PhDs are around 32%. The good thing is that we are having most experienced faculty team. About 10-year experience is around 23%, between 5 to 10 experience is 26%, and between 2 to 5 years we are having 21%. About 10 years actually it's not 23, it's 30%, less than 2 years is 23%. So we are having quite experienced faculty with us, and it's one of Kota's largest faculty team which we are having here. These are the locations across India, around 26 study centers across country, more than 70 test centers across country, ICCP centers, 6 LLP centers, base centers, which is a Karnataka takeover. So we are having good presence across country also. As you can see, as we are providing facility that if you are teaching in Agra, Indore, Bhopal, और हैदराबाद, बेंगलोर, वी आर हैविंग सेंटर्स एवरीवेयर. आप वहाँ रहकर भी पढ़ाई कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ रेजोनेंस एट एवरी लोकेशन विच इज शोन हियर.
सो दिस इज अ ब्रीफ अबाउट रेजोनेंस, यू ऑलरेडी नो इट। लेकिन आप लोगों के बारे में जो स्टार्टिंग में मैं बोल रहा था कि सक्सेस जो है रेजोनेंस में आकर आप लोगों ने गेन की है, ये सक्सेस इन सब पॉइंट्स की वजह से आपके पास पहुंची है। और मैं ये चाहूंगा और सभी लोग हम ये चाहते हैं कि ये चीजें आप आगे भी डिलीवर कर पाए। आगे भी जो मेंबर्स हैं काउंसिल के, जो कोर टीम मेंबर्स हैं, सर हैं, सभी आपको गाइड करेंगे किस तरीके से आगे कॉलेजेस में आपको एक्ट करना है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, किन चीज़ों को आपको नहीं करना है, किन चीज़ों को करना है। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने पिछले 2 साल में 3 साल में की हैं, और आप आगे भी जो आपके जूनियर्स हैं या फिर बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको इसके बारे में बताएं कि हम किस तरीके से हमने अपने विल पावर को कंट्रोल किया है, किस तरीके से हमने सेल्फ कंट्रोल किया है, किस तरीके से हमने अपने गोल्स को एक्शंस में चेंज किया प्लान बना के। ये सब चीजें आपको आगे डिलीवर करनी है। नेक्स्ट, सो अ ड्रीम रिटन डाउन विद अ डेट बिकम्स ए गोल। जब आप यहाँ रेजोनेंस में आए थे या कोटा आए थे, आपका एक सपना था कि मैं IIT में, NIT में या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में सेलेक्ट हो जाऊं। वो एक आपका सपना था, आपने एक डेट के साथ उसको लिखा कि मैं एक 2 साल बाद एक एग्जाम दूंगा JEE मेन का, एडवांस का, एंड आई विल बिकम सक्सेसफुल इन दैट बिकम ए गोल। जब इस गोल को आपने ब्रेक किया छोटे छोटे गोल्स में, पार्ट टेस्ट हुए, फिर क्यूमुलेटिव टेस्ट हुए, फिर बीच बीच में सरप्राइज टेस्ट हुए, DPPs हुई, बुकलेट्स हुई, बहुत सारे काम आपने बीच बीच में करते गए, जो टीचर्स ने गाइड किया उस तरीके से आप आगे बढ़े। सो दैट बिकम्स ए प्लान। उसी प्लान पर जब आपने एक्शन लिया तो आपका ड्रीम जो है इट कम ट्रू, करेक्ट। सो यही चीजें हमें आगे भी फॉलो करनी है, और ये चीज आपको समझ में भी आई है तो आगे आपको बतानी। दिस इज द ग्रोथ स्ट्रक्चर ऑफ द रेजोनेंस जो पिछले 18 सालों में हमने गेन किया है। कंटिन्यू जो एक ग्राफ बढ़ता जा रहा है आगे से आगे, और जो सिलेक्शंस 2018 के हैं, ये अभी तक की लिस्ट जो आउट हुई थी, इस बार कम लिस्ट आउट हुई है। रिवाइज लिस्ट के साथ दीज विल इंक्रीज। These are top 100 club of resonance. You already seeing it on the screen from morning. 500 club जो है वो भी आप ऑलरेडी अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे, यहाँ पर सामने जो वीडियो चल रहा था। नेक्स्ट, JEE मेन की जो रैंकिंग है, we are again the best institute who are giving best marks in JEE main from Kota, 350 आउट ऑफ 360। और टोटल जो सिलेक्शंस हैं दोज आर 12,002 which are qualified for advanced. Next, this is a growth path for JEE main and the counting is still on. Next, एक और इनिशिएटिव है रेजोनेंस का जो हम दक्षिणा फाउंडेशन के साथ करते हैं JNV बूंदी में। वी वर हैविंग 50 स्टूडेंट्स, इट्स हैविंग ट्रेमेंडस ग्रोथ पाथ एक्चुअली। 50 स्टूडेंट्स, सभी के सभी स्टूडेंट JEE मेन में क्वालिफाइड थे। मींस 50 स्टूडेंट्स को JEE मेन में पढ़ाया गया और सभी स्टूडेंट्स एडवांस देने के लिए क्वालिफाइड थे। जब इन बच्चों ने एडवांस दिया तो 92% स्टूडेंट्स, मीन्स 46 आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स एडवांस की रैंक लिस्ट में भी थे। सो ये हाईएस्ट परसेंटेज है किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए और किसी भी प्रोग्राम के लिए, और ये हर साल इसी तरीके से रिजल्ट्स देते हैं। दक्षिणा फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है जो गरीब बच्चों की जो JNV में पढ़ रहे हैं उनकी हेल्प करते हैं, और उनकी हेल्प रेजोनेंस की तरफ से की जाती है। रेजोनेंस के टीचर्स इन सभी बच्चों की हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए, JEE मेन और एडवांस की प्रिपरेशंस करने के लिए। सो ही इज सौरभ यादव, आवर लास्ट ईयर टॉपर, ऑल इंडिया रैंक 6। नेक्स्ट, लास्ट ईयर तक जब विक्ट्री फंक्शन हो रहा था, कल्पित वीरवाल वाज द फर्स्ट रैंक ऑफ JEE मेन। ही वाज अ हिस्ट्री मेकर, 360 आउट ऑफ 360। लेकिन उसके बाद एक और रिकॉर्ड रेजोनेंस और कल्पित के नाम जुड़ा, वो है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स।
जो कि अपने आप में इंडिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड माना जाता है, और ऑल इंडिया रैंक 1 आने के साथ साथ कल्पित ने वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जो आज तक कोई बच्चा नहीं तोड़ पाया कंपटीशन में फुल मार्क्स लेने के। नेक्स्ट। सो बिफोर कंक्लूडिंग एक छोटा सा ब्रीफ है, ऑल्दो आपको आगे पूरी इसके बारे में जानकारी मिलेगी, लेकिन जोसा की वेबसाइट पर जाकर जब आप काउंसलिंग पर क्लिक करते हैं, वहाँ अलग अलग अपनी आप बहुत अच्छी तरीके से जोसा की वेबसाइट पे ये दिया हुआ है कि ओपनिंग रैंक क्या है, क्लोजिंग रैंक क्या है, और एक ब्रांच को सेलेक्ट करके, एक पर्टिकुलर कॉलेज को सेलेक्ट करके भी आप देख सकते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक क्या है, विच वन वाज द बेस्ट कॉलेज एज पर लास्ट ईयर काउंसलिंग। मीन्स जो फर्स्ट चॉइस थी बच्चों की वो कौन सा कॉलेज था, यू कैन सी दैट। थोड़ा सा जो कोर ब्रांचेस है उसका एक ग्लिम्स डालने की कोशिश की है। लाइक कंप्यूटर साइंस के अगर हम देखें, ओपनिंग रैंक इज 1 and closing rank is 6687 for computer science and engineering. It's 4 years course actually, 5 years course मैंने इंक्लूड नहीं किया है। आप वहाँ 5 years course अगर सेलेक्ट करेंगे तो वो भी देख सकते हैं। और the top choice for computer science is IIT बॉम्बे। मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग की अगर बात करें और 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम की बात करें तो 365 इज ए ओपनिंग रैंक एंड 921 इज ए क्लोजिंग रैंक। इट्स अवेलेबल ओनली इन IIT कानपुर फॉर 4 इयर्स, 5 इयर्स के लिए बाकी IITs में भी अवेलेबल है। एंड IIT कानपुर जो है ऑफ कोर्स एक ही IIT, तो दैट्स फर्स्ट चॉइस। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ओपनिंग रैंक 163 है, लेकिन 9473 तक भी मैकेनिकल मिलता है। एंड इट्स ऑल टुगेदर आपको और ज्यादा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, SC ST कैटेगरी, यू कैन गो देयर एट जोसा वेबसाइट एंड हैव ए चेक ऑन इट। 163 ओपनिंग थी मैकेनिकल के लिए, 9473 वाज क्लोजिंग रैंक, एंड IIT मद्रास इज द टॉप चॉइस फॉर मैकेनिकल। Electrical engineering 40 was opening, 8830 is closing, and IIT Madras again is a top choice for electrical engineering. Electronics and communication 833 was opening, 5742 is closing rank, and IIT Roorkee is top choice for electronics and communication. For aerospace engineering it's 749 and 3451 is closing rank, and IIT Bombay is again top choice for aerospace engineering. For civil engineering, IIT Bombay is top choice, and for chemical engineering, IIT Bombay again a top choice. So altogether, if we see it, IIT Bombay is top choice for core branches. There are more branches than these. These are just 6-7 branches. We are having, mix of electrical and electronics. Then we are having physics, chemistry, and then metallurgy. There are a lot of branches. So you can just go there, have a check. NIT के लिए भी इसी तरीके से आप वहाँ चेक कर सकते हैं, जितने कॉलेजेस हैं सबके लिए आप वहाँ चेक कर सकते हैं कि which is the top colleges taken as an priority last year by the students. और उसी के आधार पर आपको ये आइडिया भी लगता है कि किस तरीके से मुझे कॉलेज चूज करनी है या अपनी काउंसलिंग के लिए सीट्स फिलअप करनी है। नेक्स्ट। So thank you for listening carefully and best of luck for your future. एक बार और चाहूंगा कि आप अपने लिए तालियां बजाएं और इस इतनी बड़ी सफलता को यहाँ सेलिब्रेट करें। I'll hand over the mic to Soni ji and request him to take this program forward. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद राजेश मानव सर, बहुत ही सुंदर तरीके से आपको बता रहे थे कि रेजोनेंस ने इस साल किस तरह से सफलताएं अर्जित की हैं। एक बड़ा ही सुंदर प्रेजेंटेशन आपके सामने आया। निश्चित रूप से आप सब बड़े ही इस खास प्रेजेंटेशन को देखने के बाद इस एहसास के साथ यहाँ बैठे हैं कि किस तरह से हमारे प्रयास रंग लाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि अगर आपको सपनों को साकार करना है तो ये जरूरी है कि आपके अंदर लगन हो। विजेता बनने वाले सारे उन लोगों में सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है लगन। यह आपकी हम हर कमी की भरपाई कर देता है। और आमतौर पर लोग जो वास्तव में सपनों से डरते हैं, उन्हें सपनों का पीछा करने से जो चीजें रोकती हैं, लगन उस हर प्रतिरोध को नष्ट कर देती है। जीवन कहता है कई बार नहीं,
लोग भी कहते हैं कई बार नहीं, लेकिन अगर आप जुटे रहेंगे तो जीवन एक दिन कहेगा हाँ। ये एक नियम है बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण की तरह, जो कहता है कि आप जो भी ऊपर फेंकेंगे वो लौट कर नीचे आएगा। ब्रह्मांड को हमारी आवाज को सुनना होता है, वही सब हमें लौटाना होता है जो हम उससे चाहते हैं। औसत का नियम भी यही है कि आप अगर पर्याप्त और लंबे समय तक पूछते रहेंगे तो आपको हाँ सुनने को मिलेगा। किसी ने ठीक ही कहा है कि जुटे रहे। कोई भी चीज लगन की जगह नहीं ले सकती, योग्यता भी नहीं, क्योंकि दुनिया ऐसे असफल लोगों से भरी पड़ी है जिनमें योग्यता है, प्रतिभा भी नहीं, क्योंकि अपर्याप्त प्रतिदान एक कहावत बन चुका है। शिक्षा भी नहीं, क्योंकि दुनिया शिक्षित युवकों से भरी पड़ी है। याद रखिए, लगन और संकल्प भी सर्वशक्तिमान होता है। प्रेस ऑन के नारे ने ही हमेशा दुनिया को बदला है। इसीलिए कहा जाता है कि खटखटाते रहिए तब तक जब तक कि आप उस द्वार को खुलवा नहीं देते या उसे नीचे नहीं गिरा देते। नदी की धारा और चट्टान के इस प्रतिरोध में कठोर भले ही चट्टान हो, लेकिन आखिर जीतती नदी की धारा है। ये प्रयास जब लगातार होते हैं तो ऐसे मौके पर जरूर हम सब इस बात को महसूस करते हैं कि सारी सफलताएं हम सबके करीब होती हैं। ऐसी सफलताओं को अर्जित करने का ये क्रम हमें बराबर जारी रखना होगा। इसे लगातार हमें बनाए रखना है। ये क्रम कहीं टूटने न पाए, ये बात हम सबके दिल में हमेशा होनी चाहिए। इसलिए ये प्रोग्राम निश्चित रूप से हमें ऐसे अनेक सूत्र भी प्रदान करेगा। तो आइए इस मौके पर हमारे बीच यहाँ बाबूजी खासतौर से यहाँ पधारे हैं, हम उनका स्वागत करना चाहेंगे, अभिनंदन करेंगे। हमारे प्रेरणा पुंज बाबूजी श्री चंदालाल जी वर्मा साहब का भी विशेष गुलदस्ता भेंट कर हम स्वागत करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। मित्रों, अद्भुत होते हैं वो व्यक्तित्व जिन्होंने अपने आप को पहचाना, अपनी योग्यता को जाना है और अपनी महत्वाकांक्षाएं टटोली है या अपने आप पर विश्वास किया। जब हम चारों तरफ से दृष्टि हटाकर अपने आप पर नजर डालते हैं तो उस वक्त हमें भी अपने अंदर वैसी ही खूबियां नजर आती हैं जैसी हमें दूसरों में दिखाई देती है। हमारे अंदर भी विशाल शक्तियां मौजूद हैं। जरूरत है उन शक्तियों को सही दिशा में उपयोग करने की। जो अपने आप पर विश्वास करना जानता है उसकी क्षमता अपनी योग्यता को पहचानती है और उसे जीवन में असफलता कभी हाथ लगे ये संभव नहीं हो सकता। ऐसा आत्मबल रखने वाला व्यक्ति और उसके लिए प्रगति के द्वार हमेशा खुलते चले जाते हैं। पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िएगा और आपके ऐसे ही आत्मविश्वास को एक नई रंगत, एक नई ऊंचाई देने के लिए मैं जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूं वो हमारे फिजिक्स विभाग के विभागाध्यक्ष हैं श्री चंद्रशेखर शर्मा सर। श्री चंद्रशेखर शर्मा सर आईआईटी मुंबई से जिन्होंने डिग्री हासिल और एक बहुत ही प्रतिभाशाली और हमारी उस युवा टीम के एक ऐसे सिपाही जो निश्चित तौर पर आपको आईआईटी जेईई की इस महानतम इस युद्ध को जीतने में, आपको सफलता दिलाने में उन तमाम रणनीतियों को आपको सिखाते रहे हैं। मैं श्री चंद्रशेखर शर्मा सर से निवेदन करना चाहूंगा कि वे तशरीफ लाएं और इस अवसर पर हमारे तमाम विद्यार्थियों को संबोधित करें। जोरदार तालियों से कर्तव्य ध्वनि से अभिनंदन कीजिए चंद्रशेखर शर्मा। हेलो, सबसे पहले आदरणीय बाबूजी को नमस्कार। सारे सेलेक्टेड बच्चे, सारे गार्जियंस, सारी फैकल्टी टीम, सबको मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ। टुडे इज़ फादर्स डे एंड आई थिंक अपने बच्चों की तरफ से, बेटे और बेटियों की तरफ से अपने फादर को ये बहुत अच्छी रिटर्न गिफ्ट है दैट वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट टुडे। सो आई थिंक उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने अपने पिता को आज एक शानदार रिटर्न गिफ्ट दिया है, बहुत सारी बधाइयाँ और एक बार जोरदार ताली बजा सकते हैं।
I have few points regarding IIT में कैसे रहना है। वैसे तो हम जानते हैं कि जैसे रहना होगा वैसे बच्चे रहेंगे और जो उनको करना होगा वो करेंगे, पर अब कहते हैं ना कि अगर आपने कुछ गलतियां अपने जीवन में करी हो और अगर आप किसी एक पर्सन को भी उन गलतियों को करने से रोक दो तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो सफल हो जाता है। और मेरे सामने तो कई 100 की संख्या में बच्चे यहाँ पर हैं। फादर के बारे में कुछ लाइनें बोलना चाहता हूँ बच्चों, स्पेशली बच्चों के लिए। फादर का जो रोल होता है मोस्टली वो डांटने का रोल होता है, थोड़ा सा टफ रोल होता है, बट आप नहीं जानते, मैं भी अब नाउ आई एम ए फादर एंड आई नो कि एक फादर कितनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। नर्सरी से लेकर के अभी तक की जो यात्रा होती है बच्चों, उसमें जो फॉर्म की लाइन में लगता है ना, फॉर्म लेने की लाइन में नर्सरी में, वो फादर ही होता है। वो जो नर्सरी और LKG HKG में बच्चे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जाते हैं, मदर उनको लाइंस याद करवा रही होती है। कभी बच्चा बैंगन बनता है, कभी पेड़ बनता है, कभी बच्चा जो है वो महाराणा प्रताप बनता है, शिवाजी बनता है, लेकिन वो फादर ही होते हैं जो फैंसी ड्रेस की जो दुकान होती है वहाँ पर अपने बच्चे की साइज की ड्रेस देख रहे होते हैं और चेक कर रहे होते हैं कि दाग धब्बे तो नहीं है। वो फादर ही होता है जो 24 की रात को, 24 दिसंबर मुझे हमेशा याद आता है क्योंकि पिछले 8-10 सालों से मैं हर रात को अपने बच्चों के लिए उनके सिरहाने पर गिफ्ट रखता हूँ। कई बार अलग अलग जगह छुपाता भी हूँ कि बच्चे उनको ढूंढेंगे और वाव करेंगे कि सांता क्लॉज आया था। वही फादर आपका सांता क्लॉज है। और कई वर्षों तक तो बच्चों को पता भी नहीं चलता कि सांता क्लॉज वास्तव में होता भी है कि नहीं होता, उनको लगता आता है। और मदर उनको बोलती हैं कि अच्छे काम करोगे तो सांता क्लॉज जरूर आएगा और आपके लिए गिफ्ट लेकर आएगा, लेकिन हमारा वो सांता क्लॉज जो है वो फादर ही होता है। वो पिता ही होता है जो बहुत बुरी तरह से कई बार बच्चों को डांट देता है और धीरे से अपनी वाइफ को बोलता है यार संभाल लेना, थोड़ा ज्यादा हो गया लगता है। इट इज अ वेरी डिफरेंट रोल। बीइंग अ फादर इज रियली फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। और बच्चों अपने पिता का अपने सक्सेस में बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे वो स्कूल छोड़ने जाना हो, कोचिंग छोड़ने जाना हो, चाहे वो कोचिंग में यहाँ आने की तैयारी करनी हो, यहाँ तैयारी के लिए पैसे जमा करने हो, या जो भी हो। और आज भी इसके बाद भी आपके जो आगे की यात्रा है, अगले 4 सालों तक की यात्रा है, उस पूरी यात्रा को संभालने वाले 2 पहिए हैं, उनमें से एक फादर है। मदर का रोल नकारा नहीं जा सकता, बहुत जबरदस्त रोल होता है। लेकिन आज फादर्स डे है इसलिए मैंने पिता के बारे में स्पेशली बोला। मदर का इक्वल रोल होता है, बहुत सटीक रोल होता है। मदर बच्चे का पूरा ध्यान रखती है, साइकोलॉजिकली उसको, मेंटली उसको प्रिपेयर करती है किसी भी बड़े अचीवमेंट को लाने के लिए। तो फादर और मदर दोनों ही धन्यवाद के हकदार हैं और दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा धन्यवाद तो इस बात का कि हमारे सिस्टम पे भरोसा किया, अपने नन्हे से बच्चे को हमें सौंपा 2 साल के लिए, 1 साल के लिए। उसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद, मेरी तरफ से, पूरे संस्थान की तरफ से। This is a special day for all of us and we always have a mixed feeling. मिक्स इसलिए कि जिन बच्चों को 2 साल तक, 1 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक अपने से लगा के रखा, गले से लगा के रखा, अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया, उन बच्चों का आज विदाई का दिन होता है फॉर्मली। और ये तो अंदर से दुख वाली बात हो गई। खुशी इस बात की होती है कि वो बच्चे नए सपने लेकर, अब एक नए टारगेट को लेकर अपने अगले मिशन पर निकल रहे हैं। तो खुशी और दुख दोनों का एक मिक्स एक टीचर के लिए रहता है, संस्थान के लिए रहता है। हम लोग एज ए टीचर कई बार अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते खुद के, लेकिन हम सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स को प्रेफर करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चे के स्कूल के एग्जाम होते हैं, लेकिन उसी टाइम पर यहाँ पे हमने बच्चों को डाउट के लिए टाइम दिया होता है, तो पहले प्रेफरेंस हम उन बच्चों को देते हैं जो इसी साल IIT की तैयारी कर रहे हैं। हम कई बार अपने बच्चों को उनके डाउट्स को छोड़कर आ जाते हैं कि चलो ठीक है मैं नहीं बता पा रहा, मेरी वाइफ बता देगी, या किसी और को बोल देते हैं। लेकिन
हमारा सबसे पहला जो टारगेट होता है कि इन बच्चों को जो है हम अच्छे से अच्छी यहाँ पे एजुकेशन दें। तो हमारे लिए ये अपने खुद के बच्चों से कम नहीं होते, बल्कि उनसे बढ़ के ही होते हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि कितना भरोसा करके बच्चे दूर दूर से हमारे पास आते हैं। तो ये बड़ी मिक्स फीलिंग वाली दिन होती है। दूसरी तरह से एक मिक्स फीलिंग यूँ भी होती है कि हम लोग कई हजारों बच्चों को पढ़ाते हैं एक ही बैच में। कई सारे बच्चे होते हैं, कई बार 50 बच्चे होते हैं, कभी 100 बच्चे होते हैं। किसी के रंग आगे आ जाती है, किसी के पीछे आ जाती है, किसी को IIT मिल रहा होता है, किसी को नहीं मिल रहा होता। कई बार कुछ बच्चे सेलेक्ट होने से भी वंचित रह जाते हैं, तो उनके प्रति भी मन में एक संवेदना रहती है कि कई बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते। लेकिन यकीन मानिए, जैसे एक पिता के लिए, माता के लिए वो बच्चा भी बराबर होता है जो कुछ अच्छा नहीं कर पाता, वो भी बराबर होता है जो कुछ अच्छा कर लेता है। IIT सिलेक्शन इज नॉट ए गारंटी ऑफ ए सक्सेसफुल पर्सन। तो हमारे लिए वो बच्चे भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जो किसी न किसी कारण से IIT का चांस मिस कर गए और आज इस हॉल में अपनी जगह नहीं बना पाए। तो मैं यहीं से उन बच्चों को आशीर्वाद देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि वो बच्चे भी बहुत अच्छा करें, उम्मीद है बहुत अच्छा करेंगे और खूब आगे बढ़ें और संस्थान का और अपने परिवार का नाम करें। तो मैं चाहूँगा हम उन बच्चों के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं एक बार, जो किसी कारण से यहाँ नहीं आ पाए लेकिन हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। और बच्चों, ये भी आपके लिए भी एक सबक है, जो अभी IITs में जाने वाले हैं उन बच्चों के लिए एक सबक है कि बहुत सारे दोस्त आपके ऐसे होंगे जो IIT में नहीं जा पाएंगे किसी न किसी कारण से। तो उनके प्रति अपना जो बिहेवियर है वो बदलना नहीं चाहिए। IIT इज नॉट एंड ऑफ द लाइफ। IIT इज नॉट गारंटी ऑफ ए सक्सेसफुल पर्सन। सक्सेसफुल पर्सन वही है जो सबको साथ लेकर के चले, सबके साथ अच्छा बिहेव करे। उन बच्चों का भी ध्यान रखे जो आपके साथ IIT में नहीं आ पाए, उनसे भी आगे भी उसी तरह से कनेक्टेड रहे जिस तरह से आज तक कनेक्टेड रहे हैं। जब आप कुछ अचीव कर लेते हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है। और IIT का जो सिलेक्शन है वो स्टेप 0 है, यानी कि अभी बहुत सारी बड़ी बड़ी स्टेप्स आपकी जिंदगी में आने वाली हैं। और इसीलिए इस सक्सेस के उन्माद में हम कुछ ऐसी गलती नहीं कर जाएं, या आने वाले 3-4 सालों में हम थोड़ा रिलैक्स नहीं हो जाएं। क्योंकि कुछ बच्चे मैंने देखे कॉलेज में भी IIT में सेलेक्ट होने के बाद उनको लगता है उन्होंने अपनी जिंदगी का सारा काम कर लिया है, लेकिन बहुत बड़ा काम बच्चों अभी होना बाकी है। तो ये अपनी पहली शुरुआत है। इनफैक्ट मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि बीटेक के बाद रुकना नहीं है। बीटेक के बाद मिनिमम आपको कुछ न कुछ एक और स्पेशलाइजेशन अपने जीवन में करना चाहिए। किसी का मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो MBA कर सकता है, किसी को सिविल सर्विसेज में जाना है तो वो कर सकता है, किसी को और रिसर्च में इंटरेस्ट है तो अच्छे कॉलेज में जहाँ पे रिसर्च का अच्छा माहौल है, अच्छी यूनिवर्सिटी में वो अप्लाई कर सकता है। आउट ऑफ इंडिया अगर जाना है तो वहाँ कर सकता है। उसको लगता है कि इंडिया के कॉलेजेस में अच्छी रिसर्च फैसिलिटी अब हो गई है तो वहाँ भी कर सकता है। बट एटलीस्ट बीटेक के बाद थोड़ा समय अपने आप को और दें, अनटिल अनलेस जॉब की बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो। क्योंकि मान लीजिए जॉब की बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, फैमिली को सपोर्ट करना होता है, तो कई बार बच्चे जो है 4th ईयर के बाद फिर वो जॉब लेते ही हैं। तो ये भी एक चीज़ है जिसका हमें ध्यान रखना है। कॉलेज में जैसे बाहर भी बच्चे बड़े परेशान थे, गार्जियंस भी परेशान थे कि कॉलेज में कौन सी ब्रांच लें, क्या करें। और ये बड़ा वास्तव में ये बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट होता है, बिकॉज कौन सी ब्रांच, कौन सा कॉलेज, और उसके बाद फिर वो जिंदगी के साथ हमेशा के लिए जुड़ने वाली चीज़ है कि आपने एक बार जैसे कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, कोई IIT सेलेक्ट कर लिया, NIT सेलेक्ट कर लिया, जो भी आपने सेलेक्ट किया, इट इज गोइंग टू लिव विद यू फॉर एवर। इफ यू आर फ्रॉम IIT कानपुर, यू विल बी फ्रॉम IIT कानपुर फॉर एवर। दोज 4 years, वो 4 साल दोबारा लौट करके जीवन में कभी नहीं आने वाले। इसलिए अपना सिलेक्शन जो भी ब्रांच का होगा, कॉलेज का होगा, वो आपको बहुत सोच समझ करके करना है। हालांकि इसमें ये भी है कि बहुत सारी चीज़ें हम जानते नहीं हैं कि जैसे मान लीजिए केमिकल इंजीनियरिंग में क्या आता है हम नहीं जानते। कुछ बच्चों के दिमाग में मिसकंसेप्शन होता है कि केमिकल इंजीनियरिंग मतलब केमिस्ट्री आएगी। बहुत से बच्चे केमिकल इसलिए नहीं लेते, उनको केमिस्ट्री से डर लगता है। कुछ बच्चे मैकेनिकल इस चक्कर में ले लेते हैं क्योंकि उनको मैकेनिक्स अच्छा लगता है। वो इंजीनियरिंग है बच्चों, वहां पर ऐसा नहीं कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, मान लो 2 ब्लॉक दे दिए, अब इधर से फोर्स लग रहा है और बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा।
वो एक अलग चीज है, इंजीनियरिंग है। जो मैकेनिक्स आपने यहाँ पढ़ी है वो मैकेनिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बिल्कुल नहीं आती है। शुरुआत के फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में नॉर्मल फिजिक्स आती है, लेकिन उसके बाद जो आगे आता है वो प्रॉपर प्योर इंजीनियरिंग होती है, और वो ज्यादातर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है, थ्योरेटिकल ज्यादा नहीं होता। कि जैसे मान लीजिए आपने कूलम्स लॉ पढ़ा है, आपको बहुत इंटरेस्ट आता है, तो वहां पर जाते ही सवाल मिल गया कि 2 चार्ज रखे हैं, बताओ फोर्स कितना होगा, और आप आराम से ग्रेजुएशन करके निकल जाओगे। ऐसा नहीं है, प्रॉपर इंजीनियरिंग होती है, वहां पर प्रैक्टिकल्स होते हैं, उनका पूरा कैरिकुलम होता है, क्रेडिट सिस्टम होता है। आप लोग चाहो तो वेबसाइट के ऊपर, जो भी आईआईटीज़ की वेबसाइट होती है और आपके जो ब्रोशर होता है उसके अंदर भी किसी भी ब्रांच की पूरी डिटेल्स होती है कि उसमें पढ़ाया क्या जाता है। हालांकि समझ में आना बड़ा मुश्किल है। जैसे भी मान लो कंप्यूटर के जो उसमें सब्जेक्ट्स होंगे, हम उसको पढ़ करके हैप्पी हो सकते हैं क्या क्या आएगा, चौथे साल में यह आएगा, तीसरे साल में यह आएगा, लेकिन हमको ज़्यादा समझ में उसमें नहीं आएगा। तो इसलिए जो भी अपने सीनियर्स हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो भी हमारे गार्जियंस अपने मिलने जुलने वालों से डिस्कस करके व्यू बनाते हैं, और जो हमारे टीचर्स हैं जो बरसों से बच्चों के साथ जुड़े रहे हैं, उनका फीडबैक हमारे पास आता है, जो आपको पढ़ाते हैं, उनसे आप सलाह लेकर के एक लिस्ट बनाएं, और उसके बाद उसमें से जो आपको लगे, जो अंदर से फीलिंग आए कि यार ये मुझे सही लग रहा है, उसको आप चुनें। इंडिया की एक आयरनी है कि यहाँ पर जो इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए ब्रांच सेलेक्ट करना इज लाइक अरेंज मैरिज। एक होता है ना अरेंज मैरिज, एक होता है लव मैरिज। लव मैरिज मतलब पहले से देखा वाला है, भाई ठीक है 2-4 साल से आप साथ हो और देन आप शादी करते हो। लव मैरिज ये होती है कि हम ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस के बारे में जानते हैं, मुझे मालूम है इसमें क्या होने वाला है, मुझे इंटरेस्ट आने वाला है, आई नो अबाउट दी ब्रांच। अरेंज मैरिज आपकी रैंक आ गई मान लो 300, अब आपको इलेक्ट्रिकल लेना है, मोस्टली इलेक्ट्रिकल ही लोगे आप, क्योंकि आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर में इलेक्ट्रिकल आपको आराम से मिलेगी। किसी को कंप्यूटर साइंस का जबरदस्त चाव है तो फिर वो रुड़की या फिर गुवाहाटी में कंप्यूटर साइंस लेगा। अब आगे 300 रैंक, क्या कर सकते हो, आपकी अरेंज मैरिज हो गई इलेक्ट्रिकल के साथ। तो आपको समय के साथ धीरे धीरे प्यार करना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल को। ये नहीं कि मतलब वहां जाकर के वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का या अपनी जो भी ब्रांच आपको, मान लो किसी को सिविल मिल गई तो वो देख रहा है वहां पे कि यार मेरा दोस्त तो कंप्यूटर में है, इसके पास इलेक्ट्रिकल है और मेरे पास सिविल है, और दुखी हो रहा है। भाई सिविल को प्यार करना पड़ेगा, वरना आगे खाना नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप अपनी ब्रांच का रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो फिर धीरे धीरे करके आपकी ग्रेड्स बेकार होती जाएंगी, और जब ग्रेड्स बेकार होंगी तो कहीं ना कहीं आगे जो रिक्रूटर्स आते हैं उनके लिए वो ग्रेड्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ग्रेड्स देखी जाती है, इनफैक्ट कई कंपनी की कट ऑफ होती है 7.5 CPI, यानी कि आप 7.5 CPI आपकी है तो आप प्लेसमेंट में आगे बैठ सकते हो, और अगर आपके 7.5 CPI नहीं है तो आपको प्लेसमेंट में भी नहीं बैठने दिया जाता। कई और अच्छी कंपनीज की जो कट ऑफ होती है वो तो 8 भी होती है। यानी CPI हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रांच का सिलेक्शन सोच समझ के करना है, केयरफुली करना है, किसी की बातों में आकर के, बहकावे में आकर के जबरदस्ती में अपनी ऐसी ब्रांच नहीं लेनी है जो हमें आगे जाकर के तकलीफ दे। और सारी तरफ से आप इकट्ठा करिए, पर कंफ्यूज मत होइए। मैं देखता हूं कई बार बच्चे इससे पूछ रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, उससे पूछ रहे हो, अल्टीमेटली कंफ्यूज हो रहे हैं। यू राइट डाउन समथिंग, यू प्रिपेयर अ लिस्ट कि यार मेरे को ये ब्रांच है, इसके ये प्रोज एंड कॉन्स हैं, यहाँ पे ये ब्रांच मिल रही है। कुछ बच्चों के लिए दिल्ली की कनेक्टिविटी अच्छी होती है, तो वो डिपेंड करता है। आपकी कनेक्टिविटी देखिए, आपका इंटरेस्ट देखिए, पुराना फीडबैक देखिए ब्रांच के बारे में, आपके टीचर्स ने क्या कहा है वो देखिए, फिर सबके पॉइंट्स बनाइए। यार ये ब्रांच है जो मुझे लग रहा है सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे आ रही है, तब आप ब्रांच को सेलेक्ट करिए। अदरवाइज 4 साल कॉलेज में कई बार निकालने में बड़ी दिक्कत आती है। बच्चे कई बार अपनी ब्रांच से बोर हो जाते हैं, परेशान रहते हैं। कॉलेज में कई बच्चे ब्रांच ले लेते हैं, मान लीजिए उसको पसंद है इलेक्ट्रिकल, लेकिन उसको आईआईटी बॉम्बे जाना है मान लो, तो मैकेनिकल ले लेता है इस उम्मीद में कि भाई मेरी बाद में ब्रांच इंप्रूव हो जाएगी। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता वाला जो डायलॉग है वो आईआईटी में बहुत अच्छे से सूट होता है। लोग जाते हैं, उनको लगता है कि ब्रांच आराम से चेंज हो जाती होगी, लेकिन मेरे ख्याल से अभी बच्चे भी थोड़ा बहुत पढ़ के जान गए होंगे कि आईआईटी में ब्रांच को चेंज करना तारा तोड़ के लाने जैसा है। कि ब्रांच चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है, इतनी आसानी से ब्रांच चेंज नहीं होती।
हालांकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे 2 साल पहले हमारा एक स्टूडेंट था, वो उस BA1 बैच का स्टूडेंट था, आई थिंक उसकी रैंक जो है 800 के अंदर अंदर थी। वो दिल्ली में केमिकल थी उसके पास, और उसकी ब्रांच चेंज हुई, और जहाँ तक मेरी जानकारी है उसको बीटेक इलेक्ट्रिकल मिली उसके बाद। तो ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जिनकी चेंज होती है, और ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं कि आपने खूब कोशिश करी लेकिन नहीं हुई। मैं खुद जब IIT में गया था तो मैंने सोचा था यार इलेक्ट्रिकल तो हो ही जाएगी अपने मैकेनिकल से, लेकिन मैं नहीं कर पाया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप उस माहौल को इतना जल्दी अडॉप्ट कर पाओ। IIT वाला जो माहौल है उसको अडॉप्ट करना जल्दी से बहुत बड़ी बात होती है। जरूरी नहीं है कि आप वो सिपे ला पाओ जो आप सोच रहे हो। तो इसलिए इसका सिलेक्शन सोच समझ के करना है। मैकेनिकल, जैसे भी बच्चे मैकेनिकल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, मैं अब थोड़ा सा अपनी ब्रांच के बारे में बता सकता हूँ आपको कि मैं जब मैकेनिकल में मैंने बीटेक किया तो मैं अपने दोस्तों की तरफ जब देखता हूँ जो मेरे साथ मेरे बैच में थे, तो कई सारे लोग अभी बैंकिंग में हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल इन बैंकिंग। मेरा एक फ्रेंड जो है वो बैंक ऑफ अमेरिका में है, पहले वो नोमरा में था और बहुत अच्छा कर रहा है। आपको बताऊं, जब मैं IIT बॉम्बे में बीटेक कर रहा था तो जो IIT के टॉपर बच्चे थे ना, जो 10 पॉइंटर्स होते हैं, 9 10 पॉइंटर मेरी ब्रांच में से थे, मैकेनिकल में से। तो मैकेनिकल अच्छी ब्रांच होती है, लेकिन यही है कि उसमें मेहनत बराबर से करनी पड़ती है। और मैं जिस पॉइंट पे मैं आना चाहता हूँ वो ये है कि मैं अगर अपने 10 दोस्तों के नाम लूँ ना, जो मेरे साथ उस टाइम IIT में थे, तो उसमें से 8 दोस्त मैकेनिकल की जॉब ही नहीं कर रहे हैं, वो कुछ और ही कर रहे हैं। यानी IIT में जाने का मतलब आप इंजीनियरिंग करते हो, लेकिन बहुत सारी चीजें आप एक्सप्लोर करते हो, और उन बहुत सारी चीजों में से पता नहीं कौन सी बात आपको हिट कर जाती है, और आप उसके बाद उसी को अपना फील्ड बना लेते हो। बहुत डिफरेंट काम करते हैं बच्चे वहां जाने के बाद। कुछ फाइनेंस में करते हैं, कुछ एक फ्रेंड्स मेरे जो है वो सिविल सर्विसेज में है, कुछ एक फ्रेंड्स का अपने स्टार्टअप है। मेरा एक दोस्त हुआ करता, मैक का नहीं था वो, शायद मेटा का था। उस बंदे ने उसने बैंकिंग में काम किया, IIM गया, उसके बाद उस हांगकांग में जॉब किया, और अभी पता चला है रिसेंटली अब वो योगा टीचर बन करके जयपुर में पर्सनल योगा ट्रेनिंग देते हैं। डिफरेंट एकदम अलग से, और उनके बहुत जबरदस्त वाले चार्जेस हैं, क्योंकि एक तो IITian, उसके बाद वो बैंक कर रहे हैं, और वो अच्छा खासा मतलब खूब बढ़िया, भगवान की दया से खूब पैसे वैसे भी कमा लिए, और अब उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया है और वो योगा की टीचिंग दे रहे हैं। हमारे साथ हमारे डिपार्टमेंट में एक लड़का हुआ करता था मैकेनिकल में, और अभी वो जो है जो आर्ट ऑफ लिविंग का जो न्यूयॉर्क वाला चैप्टर है उसके वहाँ पे वो पूरा देख रेख वही करते हैं। मतलब उन्होंने अपनी लाइफ को एकदम चेंज कर दिया। हमारे साथ एक बंदा हुआ करता था कैंसी जोसेफ, वो लंदन गया और लंदन में उसने काफी टाइम जॉब करी, और अभी एक चर्च में फाइनली वो प्रीस्ट बन गए हैं। मतलब कह नहीं सकते बच्चा 4 साल बाद क्या करेगा, वी कांट से। तो इसलिए कोई भी ब्रांच अगर आप लेते हैं तो ठीक है, आप ब्रांच लेंगे उससे आपको प्यार करना पड़ेगा, लेकिन IIT में जाने के बाद आपको मल्टी डायरेक्शन में अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। यू हैव टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है IIT में जाने के बाद, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आप कर सकते हो बिना रिस्क के। रिसेंटली आई मेट वन ऑफ माई स्टूडेंट जो IIT रुड़की से बीटेक करके कोटा आया था, और वो बाई चांस मेरा दूर का रिलेटिव भी है। उसकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, वो एकदम क्लियर कट था कि उसे लाइफ में क्या करना है। वो बहुत क्लियर कट था। उसने कहा कि सर मैंने क्या किया कि मैं फर्स्ट ईयर की छुट्टियों में तो घर आया, उसके बाद मैं कभी घर नहीं आया, क्योंकि गर्मी की छुट्टियों में क्या करता था, अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। कि एक बार तो मैंने जो है प्रोडक्शन में ट्राई किया कि मैं प्रोडक्शन में कैसे जाऊंगा। अगर मान लो प्रोडक्शन यानी कि वही कोर ब्रांच जो है सिविल वाली, उसमें जाता हूं मैं तो मेरे को कैसा लगेगा। एक गर्मी की छुट्टियों में मैंने क्या किया कि कंप्यूटर के अंदर जो है समर ट्रेनिंग करी कि कंप्यूटर वाली जॉब कैसी लगती होगी, और एक गर्मी की छुट्टियों में मैंने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम किया। और सर्दी की छुट्टियों में जहां भी मौका मिलता था तो मैं देखता था क्या क्या फील्ड्स मेरे पास अवेलेबल है और मुझे क्या अच्छा लग सकता है। यू आर सो क्रिस्टल क्लियर, यू आर सो कॉन्फिडेंट दैट आई एम मेड फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मैंने कहा यार इस उम्र में इतना क्लियरेंस तुम्हारे दिमाग में है। मेरे IIT से निकलने के बाद हमको 1-2 साल तो समझ में ही नहीं आया था कि करना क्या लाइफ में।
बस जॉब लग गई, जॉब लगने पे वहाँ चले गए। उसके बाद लगा कि यार थोड़ा सा टीचिंग चेक करते हैं, टीचिंग करने के लिए आ गए। मैंने कहा मैं सलाम करता हूँ तुम्हारे जज्बे को, और आई एम वेरी मच हैप्पी कि मेरे स्टूडेंट इतने क्रिस्टल क्लियर है कि उनको करना क्या है, और वो मुझे उम्मीद है अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा। उसने ये भी कहा कि सर मेरी सॉफ्टवेयर वाली जो जॉब है ना, उसका पैकेज 7-8 लाख रुपए ज्यादा है प्रोडक्शन वाली से, ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाली से, लेकिन मैंने जानबूझ के प्रोडक्ट डेवलपमेंट चुना है क्योंकि मुझे पता है मेरे को इसमें इंटरेस्ट है। तो ये चीजें जानना, ये बातें समझना कॉलेज में, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। 4 साल में हमें बहुत सारी चीजों का बैलेंस रखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे कॉलेज में जाते हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि फर्स्ट ईयर में अपनी सीपीआई खराब कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर में आपका बैलेंस बहुत जरूरी है। आपको 1 या 2 एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए और अपनी सीपीआई का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सीपीआई जब गिरती है तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में उसको वापस उस लेवल पे लाना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल, बहुत ही मुश्किल होता है। यदि आपकी सीपीआई 6 में चली गई फर्स्ट ईयर में, उसके बाद सेकेंड ईयर में आप कितना भी दम लगा लो, वो एकदम से 8 में नहीं आएगी, क्योंकि वो क्यूमुलेटिव होती है। मान लीजिए आपने सेकेंड ईयर में 8 ले लिया, एसपीआई सेकेंड ईयर में 8 है आपकी। एसपीआई होती है सेमेस्टर परफॉर्मेंस इंडेक्स, सीपीआई होती है क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस इंडेक्स। मान लीजिए आपने थर्ड सेमेस्टर में 8 सीपीआई आपकी आ गई, तो 1/3 होगी, वो 8 का 1/3 सब में जुड़ेगा। फोर्थ सेमेस्टर में आपकी 8 आ गई तो 1/4 जुड़ेगा। यानी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे सीपीआई को इम्प्रूव करने के चांसेस और कम होते जाएंगे। इसलिए बच्चों से मेरा ये सजेशन है कि वो बच्चे अपना फर्स्ट ईयर के अंदर सीपीआई का खास ध्यान रखें। एक्स्ट्रा करिकुलर में उतना ही इन्वॉल्व होना है बच्चों जितना जरूरी है। आप अपने अपलिफ्टमेंट पे ध्यान दीजिए, अपने डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए। ये नहीं कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर में पागल हो जाओ, क्योंकि जैसे आप कॉलेज में जाओगे, मेरे को याद है जब मेरा पहला दिन था और पहले दिन उन्होंने वहां पर हम लोगों का ओरिएंटेशन लिया, 2-4 दिन तक तो ओरिएंटेशन ही चलते रहे। अब वहां पे अलग अलग फंक्शंस होते हैं। मूड इंडिगो इज द बिगेस्ट यूथ फेस्टिवल इन आईआईटी बॉम्बे, टेक फेस्ट, ज्ञानत्रिकी, हर डिपार्टमेंट का अपना एक अलग है। उसके अलावा वहां पे अलग अलग क्लब्स हैं, और जैसे म्यूजिक क्लब अलग है, ड्रामेटिक्स का क्लब अलग है, उसके अलावा हर चीज के क्लब्स हैं। तो सब अपना अपना वहां पे सीनियर जो है माहौल देखते हैं। उनको क्या है, काम करने के लिए घोड़े चाहिए होते हैं। तो वो जैसे ही फ्रेशर आते हैं, फ्रेशर्स का ओरिएंटेशन लेते हैं, हर क्लब अपने आप को बेस्ट बताता है और आपको ऐसा लगता है यार यहाँ पर मूड इंडिगो अगर मैं ज्वाइन नहीं किया तो मेरे से कुछ मिस हो जाएगा। तो वो आपको अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि कोई 1 या 2 एक्टिविटी से ज्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों वो हर क्लब टाइम मांगता है, हर क्लब ठीक ठाक टाइम मांगता है। और कई बार मेरे पास तो हर बार ऐसे बच्चों के एग्जांपल्स आ जाते हैं कि वो क्लब में इतना इन्वॉल्व हो गया। अब एक बच्चा था पिछले साल P1 में था, वो इतना इन्वॉल्व हो गया, उसको क्या किया कि उन्होंने वो मिस्टर आईआईटी टाइप का खिताब दे दिया। ऐसा कुछ होता है जो कंपटीशन होता है, उसमें मॉडलिंग। अब भाई साहब पे मॉडलिंग का जो है वो बूथ सवार हो गया और उसकी सीपीआई 6 रह गई। उसके पिताजी ने मेरे से मिलाया, मैंने पूछा भाई क्या क्या किया तूने, एक बार बता। तो उसने मुझे सब बता दिया कि मैंने मॉडलिंग भी करी, फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे जो है ट्रैकिंग भी स्टार्ट कर दी, मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ। मैंने कहा तो पढ़ता कब है? बच्चे आईटी में जाने के बाद नेगेटिव में पढ़ाई करते हैं। नेगेटिव में पढ़ाई करने का मतलब है कि क्लास जाना तो दूर की बात है, क्लासेस तो बंक मारना स्टार्ट ही कर देते हैं। कभी सामने अगर आंखों के नोट्स आ जाते हैं ना तो उनको भी हटा देते हैं, बोलते हैं लास्ट दिन पढ़ेंगे। ये एटीट्यूड सही नहीं है। रोजाना 1 या 2 घंटे की अगर आप पढ़ाई आईटी में कर लेते हो, देखो सबसे बड़ी बात तो ये कि अब आप बहुत रिलैक्स हो, आपको ज्यादा वहां पे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं। जो प्रोफेसर्स क्लास में पढ़ाते हैं उन्हीं को वो एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो बहुत ज्यादा आपको जितनी आपने मेहनत करी ना बच्चों, उसकी बहुत कम अमाउंट में आपको मेहनत करनी। 10% मेहनत करोगे ना तो भी आप 9 पॉइंटर बन जाओगे। थोड़ा सा पढ़ाई का ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा करिकुलर पे कंट्रोल रखना है। वो लोग आपको अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन आपको सावधान रहना है। हर सीनियर स्टार्ट होता है, वो जब बोलेंगे ना आपसे, आपको लगेगा यार इसके जैसा बन जाऊंगा मैं, मेरे को ये क्लब तो जरूर ज्वाइन करना चाहिए। फिर दूसरा मिलेगा अगले दिन, आपको लगेगा ये भी अच्छा है। आप क्या क्या बनोगे? 1 या 2 रोल अपने लिए सेलेक्ट कर लो और उसी में आगे बढ़े।
ओल्ड आईआईटीज वर्सेस न्यू आईआईटीज के हमेशा कंफ्यूजन्स रहते हैं। तो इसमें मेरा ये है कि भाई जब तक बहुत बड़ा ब्रांच का आपको बेनिफिट नहीं मिले, जैसे कंप्यूटर साइंस वर्सेस सिविल, यदि न्यू आईआईटी में कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, ओल्ड आईआईटी में सिविल मिल रहा है, तो बहुत बड़ा एक डिफरेंस होता है। तो कंप्यूटर साइंस हम चुन सकते हैं, लेकिन डिफरेंस अगर बहुत कम है, ओल्ड आईआईटी में मैकेनिकल, न्यू आईआईटी में इलेक्ट्रॉनिक्स, तो अपन लोग ओल्ड आईआईटी जो कि इनका ट्रेडिशन है, उनका लीगेसी है, उनका प्लेसमेंट का अपने आप में एक पूरा ट्रेंड है, उनके प्रोफेसर्स की एक एक्सपीरियंस है, बच्चों का एक्सपीरियंस है, और उनका एलुमनी नेटवर्क बहुत जबरदस्त है। तो अपन लोग ओल्ड आईआईटी को प्रेफर कर सकते हैं अगर ब्रांच का डिफरेंस बहुत कम हो तो। ये कंफ्यूजन हमेशा रहेगा। अब उस केस में मैंने जैसा आपको बताया, आप प्रोज एंड कॉन्स लिखिए और उसके बाद दिमाग लगाइए। बड़ा डिफरेंस हो तब तो डेफिनेटली ब्रांच को प्रेफर कर सकते हैं हम लोग। आईआईटी में जाने के बाद बच्चों वहाँ पर एक मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप का कॉन्सेप्ट होता है। तो जिन माँ बाप की, जिन बच्चों की गार्जियंस की इनकम ज़्यादा नहीं होती, जो बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, क्योंकि आईआईटी की फीस बहुत अच्छी खासी फीस है। हम लोग जब पढ़ते थे तो 14,275 रुपये की फीस थी एक सेमेस्टर की, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे पिताजी के लिए वो भी बहुत भारी पड़ती थी। बहुत मुश्किल से मतलब पूरे साल भर में 28,000 रुपये का इंतजाम हो पाता था, क्योंकि उसके बाद फिर मैथ्स का भी खर्चा होता था। तो धन्यवाद गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी एक स्कीम थी एमसीएम स्कॉलरशिप। एमसीएम स्कॉलरशिप जो है वो आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पर आपको मिलती है। तो जब मैं आईआईटी में था तो मुझे एमसीएम स्कॉलरशिप मिली, और बच्चों उसमें मेरे को केवल एक सेमेस्टर में 3,000 रुपये देने पड़ते थे। 11,000 रुपये का जो ट्यूशन फी था वो मुझे वापस मिल जाता था। इसके अलावा 500 रुपीज़ पर मंथ मुझे अलग से मिलता था मेस के लिए। अब वो अमाउंट रिवाइज हो गए होंगे। ऑब्वियसली उस टाइम पे जो सैलरी की सीमा थी वो 70,000 रुपये थी, और मेरे पिताजी की 70,000 रुपये की भी इनकम नहीं थी। अभी वो सीमा बढ़ गई है, शायद 4 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए ऐसे कुछ हो गई है। तो जिनके गार्जियंस की इनकम उससे कम है, दोनों के मिलाकर, वो एमसीएम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और गरीब बच्चे आराम से टेंशन फ्री होकर बिना लोन लिए पढ़ सकते हैं। आईआईटी में जाने के बाद थोड़ा सा अवेयर रहना है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे मेरे साथ ये किस्सा हुआ, मेरे को पता ही नहीं था कि एमसीएम स्कॉलरशिप जो है वो है, मतलब वो देती है आईआईटी, पता ही नहीं था। क्योंकि वहाँ पर बहुत जाने के बाद 15-20 दिन तक तो आप हक्के बक्के रहते हो क्या हो रहा है। हालांकि आजकल ये जो मोबाइल नेटवर्क है, कम्युनिकेशन के चैनल्स इतने अच्छे हैं कि आपको सारी बातें पता चल जाती है। उस टाइम हर चीज़ नोटिस बोर्ड से पता चलती थी, और मैं नोटिस बोर्ड पढ़ नहीं पाया। मुझे पता ही नहीं था कि ऐसी कोई स्कॉलरशिप होती है। वो तो मेरा जो रूम पार्टनर है उसने अप्लाई किया, फिर उसने मुझे बताया कि ऐसी स्कॉलरशिप है, तब जाकर के मुझे पता चला, और फिर मैंने लास्ट डे अप्लाई किया। इनफैक्ट डेट निकल चुकी थी। तो मेरा बस ये कहना बच्चों की अवेयर रहे, नोटिस बोर्ड्स को लगातार पढ़ें। और आजकल मेलर्स होते हैं, मेल आते हैं, डिपार्टमेंट के मेल आते हैं, और आपकी वेबसाइट होती है आईआईटी की, उसके ऊपर बहुत सारे नोटिसेस लगते हैं, हर एक्टिविटी के नोटिसेस लगते हैं। नोटिस बोर्ड्स को रेगुलरली देखें, हॉस्टल नोटिस बोर्ड को देखें, डिपार्टमेंट के नोटिस बोर्ड को देखें, जहां आपकी क्लासेस होती है वहां के नोटिस बोर्ड को देखें, और मेल्स रेगुलरली चेक करें, अवेयर रहें क्या चल रहा है एकेडमिक्स में। यू आर ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ रेजोनेंस, यू आर ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ योर फैमिली। आपके गांव, आपके शहर, आपके राज्य, और फाइनली हिंदुस्तान के आप ब्रांड एम्बेसडर हो। आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, आपको हमारे सम्मान का ध्यान रखना है, और एक अच्छा आईआईटीएन बनना है, खूब मेहनत करनी है, और खूब आगे बढ़ना है। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद भी आपके अचीवमेंट को देखकर कि हम ये कहें गर्व से कि ये रेजोनेंस का बच्चा है, हमारा पढ़ा हुआ बच्चा है, इस तरह का बनना है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को यहाँ खत्म करूंगा। संस्कृत का एक श्लोक है जो मैं लिख करके लाया हूँ आपके लिए, आपके ऊपर सूट करेगा, आपको आगे किस तरह से बढ़ना है। स्वगृहे पूज्यते मूर्ख, जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसका सिर्फ अपने घर में सम्मान होता है, आसपास उसके जो खास रिश्तेदार हैं वही सम्मान करते हैं, और करना पड़ता है क्योंकि अब घर का आदमी है। स्वग्रामे पूज्यते प्रमुख, अपने गांव में उसका सम्मान होता है जो वहां का प्रमुख होता है। स्वदेशे पूज्यते राजा, जिस देश का वो राजा होता है प्रजा को सम्मान करना पड़ता है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, लेकिन जो विद्वान इंसान होता है उसकी पूजा हर जगह होती है। तो मुझे उम्मीद है आप विद्वान इंसान बनेंगे, अच्छे आईआईटीएन बनेंगे, और आपका रेस्पेक्ट
आपके परिवार वाले ही करेंगे, समाज वाले करेंगे, लेकिन ये पूरा विश्व करेगा। इसी आशीर्वाद के साथ मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच कि आपने हम लोगों पे ट्रस्ट किया। बाद में मैं लास्ट में 2 लाइनें गाऊंगा एक गाने की, लेकिन अभी टाइम थोड़ा कम है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ, बाद में गाऊंगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद श्री चंद्रशेखर शर्मा सर। और आपको बता रहे थे कि किस तरह से IIT क्या है, अपने आप में एक बड़ी खास दुनिया है, और वो दुनिया किस तरह से वहां जाकर हम अपनी इन सफलताओं को कैसे आगे बढ़ा सकेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी थोड़ी सी लापरवाही हमारी इतनी बड़ी मेहनत को कहीं छोटा ना कर दे। इसलिए कई तरह की बातें हमें ख्याल रखना होगा। ये नहीं कि इस छोटी सी सफलता से हम अपने आप में रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि जाने कितनी उड़ान बाकी है, इन परिंदों में जान बाकी है। इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, एक नया इम्तिहान बाकी है। हर जगह कहीं ना कहीं इम्तिहान होते हैं, और उन सब में हमें सफल होना होता है। और यही सफलता की निशानी है कि अपनी मेहनत को, अपने प्रयास को और अपने शानदार परिणाम की परंपरा को बनाए रखें। और इसके लिए आपको बहुत ही खूबसूरत जानकारी यहाँ प्राप्त हुई। हमारे बीच यहाँ मम्मी जी का आगमन हुआ है। हम आदरणीय मम्मी जी का भी अभिनंदन करेंगे, और मैं चाहूंगा उन्हें भी एक विशेष गुलदस्ता भेंट कर उनका अभिनंदन किया जाए। हम उनका बहुत बहुत सम्मान करते हैं कि उन्होंने अपना स्नेह हमें प्रदान किया है आज के इस कार्यक्रम के लिए। उनकी गरिमा में उपस्थिति का हृदय से अभिनंदन। कई बार हम सोचते हैं कि हम किसी को क्या दे सकते हैं, क्या है हमारे पास, हम कितने समर्थ हैं, कितने क्षमतावान हैं। कहा जाता है कि अगर शत्रु को कभी कोई उपहार देना चाहो तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। यदि अपने मित्र के लिए कोई सर्वोत्तम उपहार है तो वह है अपने हृदय में स्थान देना। अपने विरोधियों को उपहार देना चाहो तो उन्हें परोपकार दो। किसी बच्चे के लिए अगर आप कोई उपयोगी उपहार देना चाहें तो वो है सही मार्गदर्शन। अगर पिता को आप कोई उपहार देना चाहें, फादर्स डे है आज, अगर पिता को कोई उपहार देना चाहे तो वो है आदर। और अगर माता को कोई उपहार देना चाहते हैं तो ऐसी उपलब्धि अर्जित करें जिससे माता हम पर गर्व कर सके। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम स्वयं को क्या उपहार दे सकते हैं? हम अपने लिए योग्यता से बड़ा कोई उपहार नहीं दे सकते। जिस तरह एक दिए की लौ ने न सिर्फ अपने आसपास की रोशनी को फैलाने का काम किया है, बल्कि दूसरे दियों को भी प्रज्वलित करने में वो सहायक होती है। इसी तरह योग्यता से व्यक्ति खुद तो लाभान्वित होता है, साथ ही उनकी योग्यता दूसरों को भी लाभ प्रदान करती है। अगर हम दूसरों को योग्य देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद योग्य होना होगा। अगर हम दूसरों का दुख दूर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद सुखी होना होगा। अगर अपने ही घर में अंधेरा हो तो सड़क पर रोशनी का ख्याल कैसे मन में आ सकता है? तो इसके लिए जरूरी है हमारी काबिलियत पर हम भरोसा करें। यह काफी नहीं होता, हमारी काबिलियत पर दूसरे लोग भरोसा करें, यह बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए हम अपनी योग्यता को बांटा करते हैं, और अपनी योग्यता और ज्ञान को बांटने का ही एक दूसरा नाम रेजोनेंस है, जो आपको इस तरह से आपकी तमाम सफलताओं की ओर अग्रसर कर रहा है। आइए इस मौके पर हम आमंत्रित करें हमारे बीच यहां मैथमेटिक्स विभाग के विभागाध्यक्ष श्री आयुष गोयल साहब भी यहां उपस्थित है। अभी यहां उपस्थित नहीं है तो चलिए कुछ देर बाद हम उन्हें भी आमंत्रित करेंगे, उनके द्वारा भी बहुत सुंदर जानकारी प्रदान की जाएगी। हमारे साथ यहाँ हमारे एग्जीक्यूटिव हेड, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट और केमिस्ट्री विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट श्री शिशिर मित्तल साहब यहाँ उपस्थित हैं। शिशिर मित्तल साहब के उन विचारों को सुनिए। निश्चित रूप से वो बहुत ही एक चिंतनशील विचारों के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। एक बहुत लंबा अनुभव है उनके पास, चाहे वो अध्यात्म की बात हो या आज के इस दौर में किस तरह से हम उसे प्रतिबिंबित करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए आप सबको संबोधित करते हुए जो IIT मुंबई से पास आउट है, श्री शिशिर मित्तल साहब। वेरी गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत बधाई सबसे पहले यहाँ उपस्थित सारे विद्यार्थियों को, विद्यार्थियों के पेरेंट्स को, माता को, पिता को, और
कम मौके आते हैं, लेकिन फिर भी साल में एक मौका ये जरूर आता है जब इतनी ऊर्जा हम सबको मिल जाती है कि हम साल भर वो पूरा शीर्षासन कर सकें जो हम प्रायः वर्षों से करते आ रहे हैं, अर्थात दिन रात 24/7 साल में 365 दिन अपने बच्चों की चिंता करना। खुशी के जो आंसू रिजल्ट के दिन देखने में आते हैं, सच तो ये है कि आंसू नहीं होते, ये पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए अमृत होते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ाने का या उसके जो एफर्ट्स हम करते हैं उसका जो असली पेमेंट है वो तो तब देखने को मिलता है जब आपको लगता है कि हाँ, आपके किसी काम ने किसी को इतनी खुशी दी है, और कहीं ना कहीं इस विशाल इस बृहद और अनंत ब्रह्मांड में आपको भी आभास होता है कि हाँ, कुछ ऐसा है जो मैंने अच्छा किया है, या शायद कुछ ऐसा है जो मैं करने में समर्थ हूं। ऐसा अवसर ईश्वर ने हमें दिया, इसके लिए मैं ईश्वर का कृतज्ञ हूं, और ईश्वर के साथ साथ आप सबको भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि बहुत अच्छे एक लेखक हैं हिंदी के, नरेंद्र कोहली। उनका एक बहुत अच्छा वक्तव्य है, एक जगह आता है, वो कहते हैं कि पिता और गुरु का अहंकार बिल्कुल व्यर्थ है। पिता और गुरु का अहंकार बिल्कुल व्यर्थ है। अगर आपको यह अहंकार है कि आप बहुत अच्छे पिता हैं, बहुत अच्छे गुरु हैं, वैसे आज फादर्स डे भी है तो शायद और अप्रोप्रिएट हो जाता है, पिता और गुरु का अहंकार बहुत व्यर्थ है। हमें तो अपने संतान और अपने शिष्य का कृतज्ञ होना चाहिए कि उनके माध्यम से उन्हें हमको अपनी परंपरा आगे बढ़ाने का अवसर मिला। क्यों? क्योंकि वास्तव में वे पिता और वे गुरु बहुत अभागे हैं जिन्हें अपनी परंपरा आगे बढ़ाने के लिए कोई योग्य संतान या कोई योग्य शिष्य नहीं मिलता। तो इसके लिए निश्चित रूप से माँ सरस्वती को तो प्रणाम है ही, ईश्वरीय शक्ति को भी धन्यवाद है, और आप सबको भी प्रणाम है। और यही नहीं, आर.के. वर्मा सर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं या ईश्वरीय शक्ति के माध्यम के रूप में वो भी बीच में कैटलिस्ट बने हुए हैं और इस पूरी प्रक्रिया को कैटलाइज कर रहे हैं। एक बार तो उनके लिए भी तालियां बनती हैं। अब पहला पड़ाव तो पार कर लिया आपने। विद्यार्थी कहेंगे पहला पड़ाव ये तो अंतिम था। शायद आपका ऐसा भ्रम रहा हो पहले जीवन में कि जेईई क्लियर करना जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जब तक पहली मंजिल नहीं मिल जाती वही लक्ष्य होती है। लेकिन मंजिलों के साथ एक बड़ी खास बात होती है कि जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो गंतव्य आगे खसक जाता है, बदल जाते हैं, मन बदल जाता है, सफलता के मायने और परिभाषाएं बदल जाती हैं। और मैं आपकी खुशियों में विघ्न नहीं डालना चाहता, आप उसका आनंद लें। अभी तो थोड़े दिन तक और छुट्टियां बाकी हैं, फिर आप आईडी में जाएंगे, पहला साल भी खुशनुमा ही रहता है, आप मान के चलें। पर जैसे जैसे जिंदगी की हकीकत से आप दो चार होते हैं, एक चीज ऐसी जो आपको मिलेगी, और क्षमा याचना सहित मैं एडमिट करना चाहूंगा कि कई बार बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, उत्साहित करने के लिए हम ऐसी बातें जरूर कहते हैं कि एक बार तुम आईडी में सिलेक्ट हो जाओ फिर तो जिंदगी रोशन ही रोशन है, गुलजार ही गुलजार है। वैसे ये पूरा झूठ नहीं है, पर यह धर्मराज युधिष्ठिर के अर्ध सत्य की तरह आधा सच है। मतलब आधे सच से क्या मतलब है? देखिए, ये सच है कि नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ अ रेयरली प्रिविलेज्ड फ्यू। आप उस एक बहुत ही एलीट ग्रुप का हिस्सा हैं जिसे हम IITians कहते हैं। तो यहां तक अगर आप कहें तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है, और ये लाइफ लॉन्ग रहेगी। ये अचीवमेंट आपका ऐसा है जो जीवन भर आपके साथ रहेगा, तो ये सुखद है। जो उसका दूसरा आधा सच का जो आधा हिस्सा था वो ये है कि अगर आपके मन में ऐसा कोई भ्रम था कि अब आपको काम नहीं करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आनंद की वर्षा सितारों से होने लगेगी, तो आपको अपने आनंद की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। कारण यदि आपको काम करने में ही सुख मिलने लगे, यदि गंतव्य नहीं यात्रा का ही आपको आनंद आने लगे, जो मेहनत करने की आदत आपने यहाँ पर हमारे पास रहकर 1, 2, 3, 4 वर्ष जितने भी आपने हमारे साथ बिताए हैं, उन वर्षों में अगर आपने कठोर परिश्रम की आदत डाली है, आप देखेंगे कि हाँ, ये जरूर है कि पहले जो जीवन की अनिश्चितता थी वो अनिश्चितता कुछ समय के लिए आपकी समाप्त हो जाएगी। पर शायद मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता ही यही होती है कि उसमें अनिश्चितताएं होती हैं।
इनफैक्ट आप भले ही जेई टॉपर हो, उसके बाद आप आईआईटी में ही भले ही टॉपर क्यों ना हो जाएं, गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट क्यों ना हो जाएं, जीवन को आप जिन जिन रास्तों से आगे बढ़ाएंगे, आप देखेंगे कि ईश्वर कहीं ना कहीं अनिश्चितताओं के मार्ग खोल ही देते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा व्यापार चलता रहता है जिससे आप दौड़ते रहते हैं। आनंद की बात यह है कि अगर आप एक बार ये सीख गए कि आप चलते चलते उस रास्ते को कैसे एंजॉय करेंगे। ये सच है कि वो रास्ता दुर्गम है, लेकिन वो दुर्गम सिर्फ मेरे या आपके लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि अगर वो रास्ता दुर्गम है तो आईआईटी को आप एक बहुत ही सुखद राजमार्ग माने और ये भी माने कि बाकायदा उस पर फूल बिछाए हुए हैं जिस रास्ते से आपको चलकर जाने का अवसर मिल रहा है। पर हाँ, ये दौड़, ये चलना रुकता नहीं है, ये चलता तो ये अंतिम सांस तक है। अब आईआईटी के जो 4 साल हैं उनके बारे में भी कुछ सुन लीजिए। क्यों? ये ऐसे अनुभव हैं जो हम कम साझा करते हैं विद्यार्थियों के साथ, है ना, और शायद पूरी तरह से साझा करना संभव भी नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी जो महत्वपूर्ण हैं, अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके काम आएंगी। पहली बात, अब तक हम प्रोएक्टिव थे सिखाने के लिए। हमारी पूरी टीम, रेजिडेंस की नहीं, जितनी 12 तक जितने भी टीचर्स होते हैं सबकी ही टीम ऐसी रहती है जिनको पता होता है कि बच्चे छोटे हैं, इनको एक एक चीज बतानी पड़ती है, एक एक शब्द को हमें तराशना, मांझना और पॉलिश करना पड़ता है, और चांदी की तश्तरी में रखकर सारी चीजें चांदी के चम्मच से ही खिलाई जाती हैं। अब दुनिया बदल जाएगी। हमें ध्यान है, हम प्रोफेसर से कई बार कुछ पूछते थे तो कहते थे हाँ ठीक है, किताब में पढ़ लो। तो हमको बड़ा सदमा लगता था कि किताब में पढ़ लें, मतलब आप तो हैं, आप बता दीजिए। मन में भावना होती थी, खुलकर कहने की हिम्मत कई बार नहीं होती थी। और जो थोड़े उद्दंड विद्यार्थी होते थे जो खुलकर बोल देते थे, तो प्रोफेसर्स भी बहुत ही आराम से कह देते थे, कम ऑन, यू हैव क्लियर्ड जेईई, यू आर नॉट दैट डम, यू कैन फिगर इट आउट। आपने आईआईटी जेईई क्लियर किया है, जेईई एक कठिन एग्जाम है, तो जाइए, लाइब्रेरी है बहुत खूबसूरत, पढ़िए और खोज लीजिए अपने आप। शुरू में कई विद्यार्थियों को इस चीज से बड़ी पीड़ा होती थी, उनको लगता था कि कहीं ना कहीं ये बड़ी नाइंसाफी हो रही है हमारे साथ। पर जो हमारे प्रोफेसर्स थे वो भी एक बड़ी अच्छी चीज बताते थे साथ में। कभी कभी जब उनका मन होता था, वो हमेशा सहजता से नहीं बताते थे, वो ये भी कहते थे कि क्यों करते हैं वो ऐसा। उन्होंने कहा कि 4 साल तो चलिए आप हमारे पास हैं, हम आपको बता देंगे, मान लीजिए हमने बता भी दिया, उसके बाद क्या होगा, आप इंडस्ट्री में जाएंगे, जीवन में उतरेंगे। सच तो ये है कि वहां तो ऐसी नौबत आएगी कि आपको सबसे पहले तो क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, क्वेश्चंस आपको फॉर्मुलेट करने पड़ेंगे, फिर आपको खोजना होगा कि आंसर मिलेगा कहां, इसका आंसर है भी या नहीं, और उसको खोज कर निकालना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा, फिर इंप्लीमेंट करना होगा। यहां कम से कम बीच की स्टेज में आप हैं, प्रश्न आपको मिल जाते हैं, आपके पास एक बहुत भव्य लाइब्रेरी है, उत्तर खोजने की कला तो आपको आनी चाहिए। तो ठीक है, सेल्फ स्टडी का टाइम आ गया है। आप जो प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न ऑफ कोर्स कई सारे पूछे जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, पर उत्तर आपको खोजने होंगे। आईआईटी बॉम्बे हैज बीन अ वेरी ब्रिलियंट एक्सपीरियंस फॉर मी। मतलब मेरे पूरे एजुकेशन टाइम में जो सबसे फॉर्मेटिव एक्सपीरियंस रहा था वो आईआईटी बॉम्बे का था, और शायद हर आईआईटीएन का ये अनुभव होता है। और पहले मैं कई बार इस बारे में बहुत अच्छे से चर्चा भी किया करता था। तब की पुरानी बात है, तब एक विद्यार्थी ने मुझसे कहा, 4 साल वो भी आईआईटी बॉम्बे रहा, पास आउट हुआ, इनफैक्ट वो 5 ईयर प्रोग्राम में था, 5 साल रहा बकायदा, पास आउट हुआ। फिर जब मुलाकात हुई तो उसने एक बड़ी अजीब सी चीज कही, मुझे बड़ा मजा आया सुनकर, थोड़ा दुख भी हुआ। उसने कहा, सर अब आईआईटी बॉम्बे तो मैं भी रहा 5 साल। मैंने कहा अच्छा, तो अच्छी बात है। तो कहने लगा कि नहीं, पर आप तो कहते थे वो बहुत शानदार जगह है, बहुत असाधारण जगह है, बहुत फॉर्मेटिव जगह है। अब मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। ठीक है, जगह है, गए, पढ़े, आ गए, बिग डील। अब सच तो ये है कि वहां आपको सीखने दिए, वो एक संभावनाओं का संसार है, वो एक अद्भुत मायाजाल है जहां पर आप बहुत कुछ अगर चाहें तो सीख सकते हैं। अंतर इतना है कि कोचिंग में हम आपके पीछे दौड़ते रहते हैं कि आपको सीखना होगा, सीखना होगा, सीखना होगा, डाउट क्लासेस लगाते हैं, अलग से बहुत सारी चीजें इस तरह की करते हैं जिसमें हम आपको पुश करते रहते हैं कि आपको सीखना है। ट्रूथ इज आईआईटी बॉम्बे इज क्लोजर टू रियल लाइफ, है ना। ये वो जगह है जहां संभावनाएं अनंत हैं, पर आपको कदम तो अपने आप बढ़ाने होंगे। अगर आप अपने आप को अपने हॉस्टल के रूम में बंद कर लेंगे, अपने एक संकीर्ण दायरे में कैद कर लेंगे, लोगों से नहीं मिलेंगे, बात नहीं करेंगे, अपने आसपास के संसार को देखेंगे नहीं, तो हो सकता है संभावनाएं आपके द्वार पर दस्तक दें और लौट जाएं। लेकिन
अगर आप उस पूरी चीज को घूम फिर के एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं, मिल सकते हैं, यू कैन लेट योरसेल्फ ओपन अप अ बिट, आप पाएंगे कि ये एक ऐसा अनुभव होगा और ये जिंदगी के ऐसे 4 साल होंगे जो शायद पूरे जीवन में कभी अद्वितीय, आप 20 साल बाद भी आज मुझे लगता है कि दैट पीरियड वाज एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग, और मुझे भी विश्वास है कि आपको भी ऐसा ही अनुभव होगा। तो इसलिए जो अभी तक एक बुक बॉम वाला स्टाइल था कि आप कमरे में बैठे हैं, आप हैं, पुस्तक है और तीसरा कोई नहीं है, अच्छा है वो अध्ययन के लिए, पर जीवन की पुस्तक से अब आपको पढ़ना है और उसके लिए आपको जीवन से 2-4 होना होगा, साक्षात करना होगा। तो लोगों से मिलना जुलना, बातें करना, लोगों को समझने की कला सीखना, और ये भी सीखना अच्छा जीवन में क्या काम आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस नहीं, बहुत से ये विद्याएं बहुतों के पास होती हैं, पर सच तो ये है कि जीवन में कुछ बहुत फंडामेंटल चीजें ऐसी काम आती हैं जिनके बारे में शायद आज का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल मौन रहता है, कुछ नहीं सिखाता। वो क्या है? पहली चीज तो है ऑनेस्टी, ईमानदारी। कई बार हम सुनते हैं, हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं जो कंप्लेन करते हैं कि ये दुनिया बेईमानों की है, ईमानदारी से कुछ नहीं मिलता। ये मनोरंजक है, लेकिन सच तो ये है कि अगर आप, और कई बार ऐसा लगता जरूर है कि जो आपको लगता है कि कुछ लोग थोड़ी बेईमानी कर रहे हैं, इसके बावजूद वो अच्छा कर रहे हैं, पर मेरा अब तक का अनुभव ये, हो सकता है जीवन का अनुभव बहुत विराट है, मेरा अनुभव बहुत छोटा होगा उसके सामने, लेकिन अलग अलग रास्ते अलग अलग लोगों के लिए सुटेबल होते हैं। मेरा अपना जो अनुभव है वो तो ये है कि सीधा रास्ता सबसे आसान होता है, और सच तो ये शॉर्टेस्ट भी वही होता है, भले ही आपको उस समय वो थोड़ा सा लंबा लग रहा हो। जीवन, क्योंकि आपकी अभी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, 2-4 साल आपके लिए एक बहुत लंबा लाइफ टाइम हो जाता है किसी एक्टिविटी के लिए, पर अगर आप पूरे जीवन के पर्सपेक्टिव में देखें तो 2, 3, 4, 5 years जस्ट डोंट मैटर। अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज कि आप कितनी शिद्दत से अपने पैशन को फॉलो करते हैं, और उस प्रोसेस के दौरान कितनी ईमानदारी से काम करते हैं। मेहनत करना, ईमानदारी से मेहनत करना, मेहनती सारे IITians होते हैं, लेकिन एक चीज जो IIT में भी थोड़ी सी कम पाई जाती है, और अब वक्त के साथ तो जिसका एक्सपोनेंशियल डिके और हो रहा है, वो है ईमानदारी से मेहनत करना। एंड लेट मी टेल यू, अगर आप टॉप तक आना चाहते हैं, अगर आप वास्तव में राइज करना चाहते हैं और एक्सेप्शनल रहना चाहते हैं, तो ईमानदारी का कोई विकल्प है नहीं। मतलब शॉर्टकट्स हमेशा उस समय बहुत मोहक लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इवेंचुअली आप देखेंगे कि शॉर्टकट्स आर ऑलवेज द लॉन्गेस्ट वंस एंड द वर्स्ट वंस। यू मे नॉट रियलाइज इट इंस्टेंटेनियसली, बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यू डेफिनेटली कम टू रिग्रेट दैट। तो एक चीज, ऑलवेज बी ट्रू टू योर हार्ट। दूसरा, IITians लॉजिक में बहुत निपुण होते हैं, हर चीज का लॉजिक उनके पास होता है। यू नो, इट इज लाइक केमिस्ट्री, आई थिंक वी ट्यूटर यू दिस इन केमिस्ट्री, कि आप एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ले लें और उसके बाद खूबसूरती से चीजों को घुमाकर लॉजिक में उसे फिट करते हैं। तो कई बार आप जो करेंगे, हो सकता है आपकी अंतरात्मा कहे कि सही है या गलत, प्रश्न उठाए, पर आप सुंदर सा कोई ना कोई लॉजिक खोज लाते हैं कि मैं तो इसलिए कर रहा हूं ये, क्योंकि मुझे ये कारण है इसका। ट्रूथ इज, दिमाग कई जगह बहुत अच्छा काम नहीं करता, आपको अपने दिल की सुननी चाहिए, और निश्चित रूप से क्या सही है क्या गलत आपकी अंतरात्मा जानती है, उसके हिसाब से ही अगर आप चलेंगे, आप पाएंगे थोड़ा सा ठीक रहेगा मामला। 2 चीजें और जब आप कॉलेज कैंपस में जा रहे हैं, एक स्मोकिंग और दूसरा अल्कोहल, और अब तो एक तीसरा भी है, ड्रग्स। ना, पेरेंट्स के सामने इस तरह की चर्चा करना बहुत भयप्रद है। पेरेंट्स बहुत स्कैंडलाइज हो जाते हैं इस तरह की बातें सुन के कि क्या ऐसी चीजें भी IIT कैंपस में संभव हैं, या यू नो इट इज अ पॉसिबिलिटी। IIT कैंपस अल्टीमेटली इंसानों का ही कैंपस है। एक सामान्य इंसान में जो दुर्गुण पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो IIT कैंपस पर नहीं होंगे, उनकी मात्रा कम हो सकती है, अधिक हो सकती है, पर होते तो वो हैं ही। ईश्वर की बहुत कृपा है कि अब तो स्मोकिंग के अगेंस्ट एक कैंपेन चलने लगा है, विज्ञापन ज्यादा प्रबल हो गए हैं। मजे की बात है, ये कैंपेन भी इंपोर्टेड कैंपेन है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में एंटी स्मोकिंग कैंपेन्स चल रहे हैं, और वहां से हमारे लोगों ने उसे कॉपी पेस्ट करने की आदत है हर चीज को, तो 10-5 साल से उन्होंने वहां से उसको कॉपी पेस्ट कर लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ ओरिजिनलिटी बहुत कम है। तो उन्होंने कहा स्मोक करना बुरा है, हम लोगों ने कहा स्मोक करना बुरा है। उन्होंने कहा नहीं शराब पीना बुरा नहीं है, तो हमने कहा हाँ शराब पीना बुरा नहीं है। देखिए, आप जो कर रहे हैं वो आपकी अपनी इच्छा रहेगी, वो आपका अपना विवेक रहेगा, लेकिन
कभी भी इस भय से आपको कोई काम नहीं करना चाहिए कि आपका पीयर ग्रुप क्या कहेगा। आप जैसे हैं, आपका जो वैल्यू सिस्टम है, अगर आपकी इच्छा है, आप करना चाहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहेंगे तो इतना आपको अपने आप को प्यार जरूर करना चाहिए, इतना आत्मसम्मान आप में जरूर होना चाहिए, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में जरूर होना चाहिए दैट यू कैन से नो इफ यू मीन नो। No peer group should be able to push you in something you are not willing to do. If somebody offers you drugs, you should be able to say no. If somebody forces you, अरे ये तो हमारा ट्रेडिशन है, सॉरी, hell with such traditions, ऐसा कोई ट्रेडिशन नहीं है। ट्रेडिशन की बात वो मुझे ना सिखाएं, 20 साल पहले मैं भी वहीं था, ऐसा कोई ट्रेडिशन नहीं था। तो वो तो ट्रेडिशंस तो अपनी मनोरंजन की स्थिति से सेट, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लोग उन्हें स्थापित कर लेते हैं या त्याग देते हैं। आप जो हैं वो आप ही रहेंगे। आई एम नॉट सेइंग बिकम वेरी हार्ड एंड फास्ट, आप बहुत सब आपको अपनी दुनिया से क्लोज कर लें, लेकिन सच तो ये भी है कि आप ऐसा कुछ न करें जिससे बाद में आपको पश्चाताप हो या आपको लगे कि मैं इसके बगैर भी जीवन बिता सकता था। ध्यान रखना, जिस तरह से अभी शुरुआत के आपके कोचिंग के ये जो वर्ष रहे हैं, ये बहुत मोल्डिंग वर्ष रहे हैं आपकी आइडियोलॉजी सिस्टम के लिए। आपके आने वाले 4 साल जो कॉलेज के रहेंगे वो भी कहीं न कहीं आपको दिखाएंगे कि आप अपने पूरे जीवन की दशा किस तरह से निर्धारित करते हैं। उम्मीद है कि जब आप कभी दोराहे पर खड़े होंगे आप सही को चुनेंगे और आप में वो हिम्मत होगी कहने की कि हाँ ये सही है या ये गलत। एक छोटी सी बात और, बहुत अगेन एक जीवन का लंबा हिस्सा गंवा कर सीखा गया ज्ञान है, तो आपको बता रहा हूं। कई बार ऐसा होता है, और विशेष तौर पर हमारे बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो बहुत हद तक पढ़ाई में रह जाते हैं, संवेदनशील भी ज्यादा होते हैं, थोड़ा सा दूसरों की भावनाओं की कदर भी कई बच्चे अधिकांश करते हैं। अगर ऐसा होता है तो विशेष तौर पर सही या गलत में जब चुनाव का मौका आता है तो वो सिर्फ इसलिए भी चीजों के लिए हाँ या ना कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति उससे हर्ट ना हो जाए, और वो सामने वाले व्यक्ति को पसंद करते हैं, वो भले ही परिवार हो, दोस्त हो, कोई भी हो। सही सही होता है और गलत गलत। कई बार रायता न फैले इसलिए आप गलत चीज पर हाँ कर देते हैं, लेकिन आप मेरा विश्वास मानिए उसको बाद में ठीक करने के लिए उससे अधिक रायता फैलाना पड़ता है। तो इसलिए शॉर्टेस्ट कट इज टेक अ स्टैंड। इफ करेक्ट इज करेक्ट, हैव दैट मच ऑफ अ कॉन्फिडेंस कि आपको चीजों को टालना नहीं है। कुछ सही है, गलत है। आप अगर उस समय स्टैंड ले पाए, विश्वास मानिए ये शॉर्टेस्ट कट है। उस समय आपको लग सकता है कि मैं फंस गया, लोग मुझसे चिढ़ गए, नाराज हो गए, हर्ट हो गए, हे भगवान ये क्या हो गया। लोग धीरे धीरे समझ जाते हैं कि यही नहीं, उसके लिए आपकी इज्जत भी करते हैं, यार ये आदमी बहुत क्रिस्प है, सही है ना, और फिर आपसे पंगे नहीं लेते जाता। इनफैक्ट यही नहीं, यू ऑल्सो बिकम अ बीकन ऑफ लाइट एंड राइचियसनेस। अगर आप कुछ कह रहे हैं तो लोग ये मान भी लेते हैं कि यार ये बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये आदमी गड़बड़ नहीं करता। तो इसलिए always try to have that moral courage within yourself that you should be able to say yes for something which is okay and clearly no for something which is not okay. बहुत सीरियस ज्ञान है। सच तो ये है कि एक खुशी के मौके पर इतनी सारी कंसंट्रेटेड एसिड जैसी बातें मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि शायद ये आखिरी मौका है जब हम इस तरह से मिल रहे हैं। कल हो ना हो, मतलब हम तो शायद यही रहेंगे, ईश्वर ने जीवन दिया तो, और आपका तो लंबा जीवन आपके सामने है ही सही, लेकिन लौट कर आप में से कितने लोग कोट आएंगे, अपनी शादियों के निमंत्रण देते समय कितनों को हम याद रहेंगे मैं नहीं जानता, है ना। हो सकता है आपसे कभी भेंट ना हो सकता है बाद में कई बार हो, लेकिन फिर भी ऐसा मौका शायद नहीं मिलेगा जब इतनी लेक्चरबाजी करने का मौका मिले। तो चलिए अपनी बात बोल देनी चाहिए, जो रह गया था, जो छूटा हुआ था वो फिलअप कर देना चाहिए। वेल, पोलाइटनेस, हाँ, ह्यूमिलिटी के बारे में शायद बोलने वाले सबसे अच्छे वक्ता तो हमारे वर्मा सर हैं। एक पिनाकल पर आकर भी किस तरह से फलों से लदा हुआ पेड़ झुक जाता है, ये आप उनके आचरण से भी देख सकते हैं और व्यक्तित्व से भी। और सच तो ये है कि अच्छा भी रहता है। क्यों? वो आपको नई नई ऊंचाइयां हासिल करने का मौका भी देता है। अगर आप वास्तव में सबसे ऊंचा उठना चाहते हैं तो आपको सबसे नीचे झुककर देखने का भी अभ्यास होना चाहिए, और इतना लचीलापन आप में होना चाहिए कि आप ये कर सकें। और ये सब कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आप बहुत मजे से इसको अचीव कर सकते हैं। एक छोटी सी शॉर्ट में, समरी में एक लाइन सलाह जो मैं दे सकता हूं,
जितने भी पहले अच्छे बड़े लोग हो गए हैं, आप अब हो सकता है अभी तक आपने स्टडीज के कारण, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ते रहने के कारण कभी उनके बारे में देखा या सुना नहीं। आपके आदर्श हो सकता है बिल गेट्स या माइक्रोसॉफ्ट वाले स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स हों या स्टीव जॉब्स या इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे टेक कंपनीज के मालिक हों, होना भी चाहिए, दे आर रियली ग्रेट पीपल। लेकिन कहीं ना कहीं आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपके देश में भी अच्छे लोग हो गए हैं। ऐसा ना हो कि आपको तुलसीदास का ही पता ना हो, ऐसा ना हो कि आप प्रणव प्रताप को ही भूल जाएं। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्यों, हमारे पुराना बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा, एंड ही वाज वन ऑफ द जेईई टॉपर्स। कुछ दिन पहले बात हो रही थी, एंड देन आई आस्क्ड हिम, हैव यू हर्ड अबाउट तुलसीदास? तो ही सेड तुलसीदास मे बी, मतलब वो वाज ही ए किंग? मैंने कहा भैया राजा नहीं थे, संत थे, है ना। तो अब ऐसे भी मौके आ गए हैं जब हमें शायद ये कहना पड़ता है। पहले जब हम छोटे थे, एक छोटी सी किताब चलती थी हमारे पूर्वज, जिसमें इस तरह की बातों की चर्चा होती थी, कहानियां होती थी, किस्से होते थे। आपके पेरेंट्स ने शायद पढ़ी होगी, अगर वो कुछ स्पेसिफिक बोर्ड से हैं। अदर देन दैट ये अभ्यास अब धीरे धीरे छूटता जा रहा है, शौक के लिए ही सही, पर एक बार, अब तो गूगल का जमाना है, आप विकिपीडिया पर आराम से उनकी जीवनियां पढ़ सकते हैं। थोड़ा पढ़ें, देखें, कहीं ना कहीं आपकी रुचि का संस्कार होगा, सही और गलत को समझने में आपको मदद मिलेगी। वो गलतियां जो आपके बड़े लोग कर गए हैं, जो महापुरुष भी कर गए हैं, अगर आप उन्हें देखेंगे, समझेंगे, उसका मनन करेंगे, आप पाएंगे शायद वो दो राहें कभी जिंदगी आपके सामने भी प्रस्तुत करे और आप कम से कम वो भूल करने से बच सकते हैं। यही नहीं, सीख भी सकते हैं बहुत कुछ, बहुत अच्छा काम जो बड़े लोग कर गए हैं, और वो बड़े कैसे बने, महापुरुष कैसे बने, जीवन को लार्जर देन लाइफ जिसको हम कहते हैं, वो जीवन कैसे पाया। अब आप उस मुकाम पर हैं कि आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं, और एक औसत से बहुत ऊपर उठने की प्रेरणा भी पा सकते हैं। बस इतनी ही बातें हैं आज के लिए। एक खूबसूरत सी कविता है दुष्यंत कुमार की, छोटी सी शॉर्ट कविता है, मुझे बहुत पसंद है और अक्सर मैं उसे इस मौके पर सुनाता भी हूं। फिर एक बार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें बस दुष्यंत क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं कि एक आशीर्वाद है, किस तरह से आप आगे बढ़ें, अपने सपनों का पीछा करें, इस बारे में है। गिव मी अ मिनट, आई विल बी देयर। दुष्यंत कुमार का नाम सुना है आपने? एक बहुत अच्छे पोएट हो गए, बहुत प्यारे कवि रहे हैं, और वो कहते हैं, जा तेरे स्वप्न बड़े हों, भावना की गोद से उतरकर, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। कई बार हम सपने देखते तो हैं, पर वो भावनाओं में ही रह जाते हैं, वो हकीकत पर नहीं उतरते। तो वो कहते हैं कि भावनाओं की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। चांद तारों सी अप्राप्य ऊंचाइयों के लिए, अप्राप्य अनअचीवेबल, तो चांद तारों सी अप्राप्य ऊंचाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें। हंसें, मुस्कुराएं, गाएं, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, उंगली चलाएं, अपने पांवों पर खड़े हों, जा तेरे स्वप्न बड़े हों, जा तेरे स्वप्न बड़े हों। God bless you all and have achieved the unachievable and have a great time. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद श्री शिशिर मित्तल साहब, और बहुत ही सुंदर जानकारी आपको प्रदान करते हुए कि हमारे जीवन में अगर अनिश्चितताएं भी हो तो उनका हमें आनंद लेना होता है, और ऐसा कई बार होता है। बहुत सी कठिनाइयां होती है, कई बार हमारी परीक्षा होती है, हमें उन अनजानी परिस्थितियों में इस बात को देखना होता है। किसी भी संस्था और किसी भी संस्कृति और किसी भी राष्ट्र की विशिष्टता उससे जुड़े लोगों के चरित्र पर निर्भर करती है। चरित्र हमें पैदाइशी तौर पर नहीं मिलता, बल्कि वह समय के साथ सीखा हुआ और एक अपनाया हुआ व्यवहार होता है। जब कभी हम अनजानी परिस्थितियों से घिर जाते हैं तो ये चरित्र ही है जो हमारी और दूसरों की ताकतों और कमजोरियों की पहचान करता है, और हमें ये सिखाता है कि हमें क्या देखना है और क्या नजरअंदाज करना है, कब दूसरों की सलाह लेनी है, कब खुद फैसले लेने हैं, और कब लड़ना है और कब यूं ही चले जाना है। जीवन में चरित्र और सफलता दोनों हाथ में हाथ लिए हुए चलते हैं।
चरित्र बिना सफलता के रह सकता है, लेकिन सफलता कभी भी चरित्र के बिना नहीं रह सकती। इसलिए कहा जाता है कि प्रतिष्ठा वो है जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं, चरित्र वो है जो हम अपने बारे में सोचते हैं। प्रतिष्ठा एक तस्वीर है, लेकिन चरित्र एक असलियत है। प्रतिष्ठा एक भ्रांति हो सकती है, चरित्र एक सच्चाई है। प्रतिष्ठा को दूसरे लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन चरित्र को केवल हम खुद नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रतिष्ठा एक बोनस है, चरित्र एक उपलब्धि है। प्रतिष्ठा प्रशंसा को आमंत्रण देती है, चरित्र विश्वास को बुलावा देता है। प्रतिष्ठा एक बाहरी चीज है, चरित्र एक अंदरूनी चीज है। प्रतिष्ठा में हेर फेर हो सकता है, लेकिन चरित्र हमारे आदर्शों को प्रतिबिंबित करता है। प्रतिष्ठा एक मसौदा या खाका हो सकती है, चरित्र हमारी अपनी जमा पूंजी हुआ करता है। प्रतिष्ठा हमारी शक्ति का प्रतिबिंब है, लेकिन चरित्र हमारी शांति का उपयोग करने में झलकता है। प्रतिष्ठा एक कार्य से भी मिल सकती है, लेकिन चरित्र कई कार्यों से मिलकर बनता है। प्रतिष्ठा बरसाती पौधे की तरह होती है, लेकिन चरित्र बरगद के पेड़ के समान होता है। प्रतिष्ठा कांच के समान नाजुक होती है, लेकिन चरित्र नीम की तरह मजबूत होता है। प्रतिष्ठा आपको विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन चरित्र वो है जो हम विरासत में छोड़कर जाते हैं। हमें क्या विरासत में छोड़कर जाना है, ये हम सबको तय करना होता है। और यही हमें बताने के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे माननीय मुख्य अतिथि पुलिस महानिरीक्षक कोटा रेंज श्री विशाल बंसल साहब हमारे बीच यहां तशरीफ लाए हैं। हम उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वे IITian रहे हैं। सबसे पहले जो उनका लक्ष्य था, मगर कहते हैं ना कि खड़गपुर वो जगह है जहां रेलवे का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो आपको रुकने नहीं देता, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। IITian होने के बाद, वहां से डिग्री हासिल करने के बाद आप रुके नहीं, और जैसा कि हर एक का सपना होता है भारतीय सिविल सेवा में उसका चयन, और उस सपने को भी आपने पूरा किया और भारतीय पुलिस सेवा में आपका चयन है। और वर्तमान में आप कोटा में पुलिस महानिरीक्षक के पद पर हैं। श्री R.K. वर्मा सर से मैं आग्रह करूंगा कि उनका बुके भेंट कर अभिनंदन करें, स्वागत करें। और मैं एक और खास बात आपको बताना चाहूंगा। श्री विशाल बंसल साहब जब IIT खड़गपुर में अध्ययन कर रहे थे, वहीं उसी दौरान गूगल के प्रमुख सुंदर पिच्चई भी वहीं अध्ययन करते थे। बड़े एक सामान्य से विद्यार्थी से और किस तरह से वो इतनी ऊंचाई तक पहुंचे, ये सारी यात्रा IG साहब ने निश्चित रूप से उस समूचे अपने कार्यकाल के दौरान अनुभव की है। ऐसे व्यक्तित्व के करकमलों से आपको सम्मानित किया जाना है। उनके हाथों से अब पुरस्कार वितरण की एक शुरुआती कार्यवाही हम शुरू करें। जो टॉप 100 में हमारे जो स्टूडेंट्स आए हैं, उनके पुरस्कार वितरण की कार्यवाही प्रारंभ होगी। मैं माननीय IG साहब से निवेदन करूंगा, और साथ ही बाबूजी से भी निवेदन करूंगा, और मम्मी जी से भी निवेदन करूंगा, वे भी मंच पर तशरीफ ले आए। और R.K. वर्मा सर से मैं आग्रह करूंगा वे पधारें, और हमारे जो टॉप 100 में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें सम्मानित करने का क्रम प्रारंभ होगा।